बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शतरंज एपिसोड 34। सेठ जब्बार बहुत चालाक आदमी था। फ़रीदा को मेरे सामने लाने के बाद वो मुहताज होकर बैठ गया और उसने मेरे अंदाज में सोचकर फ़ैसला कर लिया होगा कि अब एंजल को सामने लाना खतरे से हाल ही नहीं। मैं उसकी ज़हनी पहुंच की दाद दिए बगैर ना रह सका। उसने इस मरहले पर भी मुझे शिकस्त दी थी। अगर एंजल मेरे कब्ज़े में आ जाती तो यकीनी तौर पर मैं उसकी इवज़ फ़रीदा और अम्मी को वापस ले लेता। अब उसने एंजल की तहफ़्फ़ुज़ का मामूली बंदोबस्त ना किया होगा। रास्ते भर मैं यही बातें सोचता आया था। वैसे मैंने इतराफ़ पर भी निगाह रखी। अब मेरे पास इतने वसाइल हो गए थे कि मैं सेठ जब्बार को हलाक कर सकता था, लेकिन उसे हलाक कर देने का मकसद था कि मैं मेरी फ़रीदा से हाथ धो बैठता। पता नहीं इस मोदी ने उन दोनों को कहाँ छुपा रखा था। थोड़ी देर बाद मैं कोठी पहुँचा। वहाँ के हालात मामूल पर थे। मैंने ताहिर और आदम को हिदायत की कि डिग्गी में बंद बेहोश आदमी को निकाल कर तहखाने में पहुँचा दें। ताहिर और आदम मुतहय्यराना अंदाज में चाबी लेकर कार की तरफ बढ़ गए और मैं अंदर आ गया। थोड़ी देर तक मैं अपनी हाबगा में बैठा सोचता रहा। फिर मैंने अदनान को फ़ोन करके तलब किया। 15 मिनट बाद वो मेरे पास फ़ोन किया। हेलो प्रिंस, कैसे मिजाज हैं? ठीक हूँ, तुम सुनाओ अदनान, कोई खास बात तो नहीं? जी नहीं, राकेश ने अम्मी की तस्वीर मुझे दे दी थी। वो आपका इंतज़ार करता रहा था। जब से आपसे मुलाकात ना हो सकी थी वो मेरे पास पहुँच गया था, अदनान ने कहा। और दिखाओ, मैंने कहा और अदनान ने रोल की हुई तस्वीर मेरे सामने ला कर रख दी। मैंने एक लम्हे के लिए साकत है कि बहुत अरसे के बाद अम्मी की तस्वीर निगाहों के सामने आई थी। मैं देर तक तस्वीर को देखते रहा। दिल भर भर आ रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और तस्वीर अदनान को वापस देते हुए कहा, अदनान, इसी 2-3 काम में मुझे भी भिजवा देना। गोया ये तस्वीर मुनासिब है। हाँ, राकेश वाकई अपने फ़न का मास्टर है। उसे इन तस्वीरों की मुँह मांगी कीमत दे दो। मगर अब तुम क्या करोगे अदनान? इन तस्वीरों की कापियाँ बनवा कर मुमकिन जगहों पर फैला दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें प्रिंस। मुझे खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि अमीर फ़रीदा एक न दिन हमें ज़रूर मिल जाएंगी। शुक्रिया अदनान। वैसे इस दौरान में कुछ और वाक़यात भी ज़हूर पज़ीर हुए हैं। वो क्या जनाब? शायद तुम्हें इल्म होगा कि गुज़िश्ता रोज़ में सेठ जब्बार के यहाँ मधु था। जी हाँ, मुझे इल्म है। सेठ जब्बार से मेरी गुफ्तगू हुई है। उससे अब इस बात का यकीन हो गया है कि मैं प्रिंस दिलावर नहीं बल्कि मंसूर हूँ, लेकिन अब तक वो ये पता नहीं चला सका कि मैं मंसूर से प्रिंस दिलावर कैसे बन गया। बाहर तौर सेठ जब्बार ने खुद को बेईमान ज़ाहिर करके मुझसे तन्हाई में मुलाकात की। उसने ऐसी हरकत की जिससे मेरे दिल और दिमाग को तहओ बाला करके रख दिया। उसने दूर से मुझे फ़रीदा की झलक दिखाई। मैं ऊपर उसके कमरे में था और फ़रीदा नीचे लान में। उससे कम अज़ कम ये ज़रूर साबित हो गया कि फ़रीदा ज़िंदा है और वो दोनों उसी मनहूसी कब्ज़े में है। मैंने सेठ जब्बार से अपने मंसूर होने का इतराफ़ नहीं किया और फ़रीदा के मसले को भी तना दे दिया। गोया उसने फ़रीदा को आपके सामने पेश करके आपकी असलियत जानना चाही थी। अदनान निराई हुई आवाज़ में बोला। उसका चेहरा गुस्से से सुर हो गया। हाँ, मैंने तवील अरसे के बाद अपनी बहन को देखा। तुम नहीं समझ सकती कि मेरी क्या कैफियत हुई होगी, लेकिन मैं जानता था कि उसे अब सेठ जब्बार से हासिल करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसी सिलसिले में आज मैंने उसकी बेटी एंजल को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन सेठ जब्बार चालाक आदमी से अंदाज़ा हो गया कि फ़रीदा को देख लेने के बाद मैं उसे हासिल करने के लिए क्या कदम उठाऊँगा। लिहाजा उसने एंजल को कैद कर दिया और उसकी जगह एक दूसरी लड़की ने मुझ पर फ़ोन से गुफ्तगू की। फिर मैंने अदनान को अब तक के तमाम हालात और वाक़यात बता दिए। और प्रिंस, आपने ये सब कुछ तन्हा ही कर डाला। अफ़सोस है कि मैं आपके साथ ना हूँ और मैं इस बात पर भी अफसरदा हूँ कि फ़रीदा आपके सामने आकर दोबारा से कब्ज़े में पहुँच गई। काश हम लोग भी वहाँ होते तो सेठ जब्बार को दोबारा कामयाब ना होने देते। अगर मुझे उसकी उम्मीद होती तो मैं यकीनन कोई बंदोबस्त करके चलता। बाहर तो अदनान, हर काम का एक वक्त मुतय्यन है। मेरी तसल्ली के लिए यही काफ़ी है कि फ़रीदा ज़िंदा है और बेहतर हालत में। अब उसके खास आदमी शहबाज सोर्सी को मैं तुम्हारी तहवील में देना चाहता हूँ। वो सेठ जब्बार के खिलाफ हमारे पास एक बेहतरीन सबूत है। मैं तो उससे और भी काम लूँगा, लेकिन अब फ़रीदा के सिलसिले में क्या किया जाए? कुछ नहीं, अभी सब्र से काम लूँगा, लेकिन अब फ़रीदा अभी तकदीर साथ नहीं दे रही, लेकिन कब तक? मैं कभी ना कभी एंजल को ज़रूर अगवा कर लूँगा और फिर फ़रीदा और अम्मी को हासिल कर लेना नहायत आसान होगा। मैं खुद भी एंजल को तलाश कराऊँगा। प्रिंस, मेरे लिए और कोई हिदायत हो तो बताइए। फ़िलहाल नहीं और कुछ नहीं। तुम अपने तौर पर काम जारी रखो। शहबाज सोर्से को ले जाओ, लेकिन कहाँ रखोगे इसकी आप फ़िक्र ना करें, बस इसे मेरे हवाले कर दीजिए, ठीक है? आओ, मैंने कहा। उसे लेकर तहखाने में पहुँचे। शहबाज सोच होश में आ चुका था। एक और पर बैठा हला में देख रहा था। मैं देखकर चौंक पड़ा। फिर अदनान को वालिद सामने देखकर अपने खुश होंठों पर ज़ुबान फेरने लगा। उसके हाथ हनूज़ पुष्प पर बंधे हुए थे। ये तो मुझे कहाँ ले आए हो प्रिंस दिलावर? कहाँ? उसे मराई हुई आवाज़ ने कहा, जहन्नम में डियर फोर्स है, और अब तुम मेरे दोस्त की तहवील में रहोगे। सेठ जब्बार के बारे में जो कुछ जानते हो बता देना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी है मुझसे कोई दिलचस्पी ना होगी, मैंने कहा। शहबाज सोचते गहरी गहरी सांसें लेता रहा। अदनान ने उसे करीब पहुँच कर उसी कनपटी पर घोंसला रसीद किया और शहबाज सोचते फिर होशो हवास से बेगाना हो गया। फिर अदनान उसे लाद कर बाहर निकल आया। उसने भी शहबाज सोचते को डिग्गी में ही ठोंसा था। शहबाज सोचते के लिए सफ़र की ये बेहतरीन जगह थी। अदनान रुखसत हो गया। मेरे जहन में बहुत से ख्यालात आते रहे। शाम को तकरीबन 4 बजे फ़ैनी ने मुझे गुलामपुर से ट्रंक कॉल की इतला दी। फिर फुर्ती से फ़ोन पर पहुंच गया। दूसरे ही लम्हे मुझे तल्लु खान की आवाज़ सुना दी। प्रिंस, खान बोल रहा हूँ। हाँ कहो। तल्लु खान, हैरियत से तो हो? जी हाँ प्रिंस, कल रात 8:30 बजे वो यहाँ पहुँच रही है। अरे क्या तस्दीकशुदा इतला है? जी हाँ, तल्लु खान ने जवाब दिया। तुमसे कहाँ मुलाकात हो सकेगी? तल्लु खान बोला, जहाँ आप हुक्म दें प्रिंस। तो फिर ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ और मैं मुलाकात के लिए वही जगह मुनासिब रहेगी जहाँ पहली मुलाकात हुई थी। ठीक है प्रिंस, आप कब तक पहुँच रहे हैं? मेरा ख्याल है कल दिन में किसी वक्त, या तुम कहो तो आज ही पहुँच जाऊँगा। अगर आज पहुँच जाए तो अच्छा ही होगा। कल मैं मसरूफ़ रहूँगा। मुमकिन है मुलाकात ना हो सके। आज रात 11 बजे 12 बजे के दरमियान में इसी जगह मुंतज़िर रहूँगा जहाँ पहले मुलाकात हुई थी।
ओके, मैं पहुंच रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। तगल्लुफ़ खान ने फ़ोन बंद कर दिया। प्रिंस फ़ोर्सी आ रही थी अभी उस तक, उसके बारे में मैंने कोई प्रोग्राम तरतीब नहीं दिया था। प्रिंस फ़ोर्सी अगर हमारे कब्ज़े में आ जाए तो ये भी सेठ जब्बार पर एक कारी ज़र्ब होगी, क्योंकि उसने ज़बरदस्त इंतज़ाम किया था और वो उसकी कारोबारी शख्सियत थी। मैंने इस सिलसिले में अदनान से भी मशवरा कर लेना मुनासिब समझा। फ़ोन किया तो वो वहाँ मौजूद ना था। अलबत्ता दूसरी तरफ से नंबर बता दिए गए कि यहाँ रिंग कर लिया जाए। मैंने नंबर पर फ़ोन किया तो अदनान से रब्ता कायम हो गया। मैं दिलावर बोल रहा हूँ। हुक्म प्रिंस, खैरियत तो है ना? हाँ, एक बार फिर तुमसे मुलाकात की ज़रूरत पेश आ गई है। टेलीफ़ोन पर बात नहीं हो सकती, वैसे नंबर कहाँ का है? मेरी एक प्राइवेट रहायशगाह का प्रिंस। अदनान ने जवाब दिया। तो तुम पहुँच रहे हो? 15 मिनट बाद आपकी इज़्ज़त में हाज़िर हो जाऊँगी। मैं अदनान का इंतज़ार करने लगा। अदनान वक्त का पाबंद था, वो ठीक 16वें मिनट पर मेरे पास पहुँच गया। यकीनन कोई ख़ास बात हुई होगी, इसीलिए आपने मुझे तलब किया। हाँ प्रिंस फ़ोर्सी कल रात 8:30 बजे पहुँच रही है। कहाँ? गुलामपुर में। हाँ, मैं तुम्हें इसके बारे में बता चुका हूँ। ज़राए इत्तलात क्या है प्रिंस तगल्लुफ़ खान? इसका मतलब है इत्तला इत्मीनान बख्शा। मगर अब सवाल ये पैदा होता है प्रिंस कि हम इस सिलसिले में क्या करेंगे? कुछ सोचना होगा अदनान। मेरा ख्याल है दूसरे प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर देते हैं। वैसे शहबाज औरतें सही हिफाजत में है। बिल्कुल प्रिंस, आप उसकी तरफ से बेफिक्र रहे। मैं अपने फौरी प्रोग्राम मुलतवी कर देना हूँ और इस सिलसिले में हम कोई बेहतर लाहे अमल तरतीब दे लेते हैं। लेकिन वक्त बहुत कम है अदनान। मैं आज ही किसी वक्त वहाँ रवाना हो जाऊँगा। रात 12 बजे के दौरान मुझे तगल्लुफ़ खान से एक मखसूस जगह मुलाकात करनी है। तब फिर यूँ कीजिए प्रिंस, आप रवाना हो जाइए। मैं कुछ इंतजाम करके वहीं आपकी खिदमत में पहुँच जाऊँगा। हाँ, एक दरमियानी दर्जे का होटल ताज महल है, तुम वहीं मेरे पास पहुँच जाना। वहाँ किस नाम से मुकीम होंगे? होटल के रजिस्टर में अपना नाम शेख हावर दर्ज कराऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं कल वहीं आपसे मुलाकात करूँगा। ओके, मैंने जवाब दिया। फिर अदनान की रुखसत होने के बाद तैयारी में मसरूफ़ हो गया। शाम 6 बजे मैं मुकम्मल तैयारियों के साथ गुलामपुर के लिए रवाना हो गया। सफ़र करने के लिए मैंने कार ही का इंतखाब किया, मेकअप भी कर लिया था। बाहर तोड़ गुलामपुर का रास्ता बगैर किसी वक्त के तय हो गया और मैं होटल ताज महल पहुंचा। मुझे बआसानी दूसरी मंजिल पर एक कमरा मिल गया। इसका नंबर 35 था। मैंने रजिस्टर पर अपना नाम शेख हावर दर्ज ही कराया था। रात 10 बजे मैंने हल्का सा खाना खाया, चूँकि अभी तगल्लुफ़ खान से मुलाकात करनी थी। न जाने इस सिलसिले में क्या भाग दौड़ करनी पड़ती, इसलिए वज़न हल्का रखना मुनासिब था। 11 बजे मैं उस जगह पहुँच गया जहाँ चंद रोज़ कबल एक खतरनाक शख्स हाथमा किया था। कार में भी उसने ऐसी जगह खड़ी की जहाँ पिछली दफ़ा खड़ी की थी। तकरीबन 11:30 बजे तगल्लुफ़ खान मेरे पास पहुँच गया। हालांकि मेरी कार अंधेरे में खड़ी थी, फिर भी उसने मेरी कार पहचान ली। वो मेरे नज़दीक कार रोक कर उतर गया। वो तन्हा ही आया था। कैसी मिजाज है प्रिंस? मुसाफा करके बोला। मैं आपसे इस तरह कट कर रह गया हूँ कि मुझे वहाँ के हालात भी मालूम नहीं, जबकि मेरा ध्यान हर वक्त आपकी तरफ लगा रहता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ तगल्लुफ़ खान, कोई खास बात नहीं। तो जो कुछ कर रहे हो मेरे लिए ही कर रहे हो और मैं उसे बहुत अहमियत देता हूँ। शुक्रिया प्रिंस। क्या ख्याल है, यहीं बैठ कर बातें करें या कहीं और चलें? मेरे ख्याल में यही मुनासिब है। वैसे भी सुनसान जगह है, कोई दखल करने वाला नहीं। प्रिंस फ़ोर्सी कल रात 8:30 बजे की फ़्लाइट से आ रही है। दारुल हुकूमत की जाने की बजाय वो शालमीगुड़ के हवाई अड्डे पर उतरेगी। शालमीगढ़ से यहाँ तक का बज़रिया सफ़र कार से आधे घंटे से ज़्यादा नहीं है। वो 9 या सवा 9 बजे तक गुलामपुर जाएगी और यहाँ होटल शांति में क़याम करेगी। शांति में 6 कमरे उसके लिए मखसूस कर दिए गए हैं। प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीलियाँ भी कर दी गई हैं। वो क्यों? उसकी वजह शायद चमन की मौत और आनंद सिंह के अड्डे की तबाही है। मुझे हिदायत थी कि मैं चमन की मौत की तहकीक करूँ और मैंने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट दी है कि कुछ नामालूम अफराद आनंद सिंह के अड्डे में दाखिल हुए और कत्ल वारतगरी करके उन कैदियों को छुड़ा कर ले गए जिन्हें चमन लाया था। चमन लापता और उसकी तलाश जारी है। बहरहाल अभी तक के सिलसिले में मुझसे कुछ और नहीं कहा गया। यूँ है जैसे सेठ जब्बार ज़हनी तौर पर मुंतशिर हो, वो किसी एक तरफ पूरी तवज्जो नहीं दे पा रहा। मेरे होंठे पर मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन चूँकि प्रिंस फ़ोर्सी का मसला ज़रा अहम है, इसलिए उसकी तवज्जो इस तरफ ज़रूर होगी। मैंने कहा जी हाँ। उसने मुझे नई हिदायत भिजवाई है कि मैं भी अपनी सारी तवज्जो प्रिंस फ़ोर्सी और उसके आसपास के माहौल पर रखूँ, क्योंकि वो पुरस्कार लोग जो आनंद सिंह के अड्डे को तबाह करने का बायस बने कुछ और भी कर सकते हैं। गोया सेठ जब्बार को चमन और आनंद सिंह के मामलात का पता चल चुका है। यकीनन प्रिंस वो इतना बेखबर नहीं। तुमने मालूम नहीं किया कि उसने इस सिलसिले में क्या इकदाम किए? नहीं जनाब, ये नहीं मालूम हो सका। वैसे सेठ जब्बार हद से परेशान दिखाई देता है। दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तगल्लुफ़ खान, ये बताओ फ़ोर्सी की कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? जी हाँ, मुझे फ़राहम कर दी गई थी। ये है। उसने जेब में हाथ डालकर पासपोर्ट साइज़ की एक तस्वीर निकाली। कोई कापी है? इसकी कॉपी तो नहीं, लेकिन अगर आप रखना चाहें तो रख लें, अभी इसकी कोई खास ज़रूरत भी नहीं। मैंने तस्वीर लेकर जेब में रख ली। इसके अलावा प्रिंस, इस सिलसिले में चंद मालूमात हैं, मुमकिन है आपके काम आ जाए। हमारे जितने आदमी वहाँ मौजूद होंगे वो अपने लिबासों में गुलाब की 3-3 मसनूई कलियाँ लगाए हुए होंगे। ये मेरे उन आदमियों की निशानी है जो शानदी फ़ोर्सिया के निगरान होंगे। ठीक है, ये भी तुमने अच्छा किया, उन्हें भी निगाह में रखूँगा। मैंने जवाब दिया। फ़ोर्सिया के बारे में आपने क्या प्रोग्राम तरतीब दिया है? तगल्लुफ़ खान, सूरत हाल को जाने बगैर कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता, किसी तरह भी हो। बस सेठ जब्बार को इस सिलसिले में नाकाम होना है। फ़ोर्सी अपने हाथ जो जवाहरात ला रही है वो हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। मैंने कहा। प्रिंस फ़ोर्सी के साथ 5 आदमियों की आमद मुतवक्का है जो उसके बारी गार्ड से फ़राइज़ अंजाम देते हैं। यकीनन वो उसके हम नस्ल ही होंगे, उन्हें भी संभालना होगा। वैसे अगर आपके ज़हन में कोई खास मंसूबा हो तो मुझे आगाह कर दीजिए, ताकि मैं भी हतल वसा उसमें मावन साबित हो सकूँ। तुम सिर्फ इतना तावन करो तगल्लुफ़ खान कि अपने आदमी को कंट्रोल में रखो। मैं कत्ल वारतगरी से बचना चाहता हूँ। इसके अलावा तुम्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त भी करना है। फ़ोर्सी के सिलसिले में नाकामी तुम्हें सेठ जब्बार के अज़ाब का शिकार भी बना सकती है। आप उस तरफ से बेफ़िक्र रहें प्रिंस। जब मैं महसूस करूँगा कि सेठ जब्बार मुझसे गैर मुतमईन हो गया है तो मैं उसे छोड़ दूँगा।
मुनासिब मैं तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ भी चाहता हूँ। शुक्रिया प्रिंस। वैसे अगर आप कोई प्रमोशन प्रोग्राम तरतीब दे सकें तो कल दोपहर 1 बजे तक मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर लें। तल्लु खान ने कार्बन भी दिया। मुनासिब है मैं तुम्हें फ़ोन पर इत्तला दे दूँगा। और कोई हुक्म प्रिंस? तल्लु खान ने तो पूछा तो मैं मुस्कुराने लगा। नहीं तल्लु खान, तुमने जिस तरह मेरा साथ दिया मैं इसे फ़रामोश नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम किस लायक के आदमी हो। मैं सिर्फ़ तुम्हारा शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ। तल्लु खान आपका खादिम है प्रिंस। और फिर आप जैसे लोगों के लिए तो कुछ करने में भी लुत्फ़ आता है। अब अगर कोई ख़ास बात ना हो तो मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है अब तुम जाओ, मैंने कहा। दूसरी सुबह काफ़ी देर से मैं उठा, फिर वक्त कोई काम ही नहीं था। चनाची इंतज़ार करता रहा। ठीक 10:30 बजे की इसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला और अदनान मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। हेलो अदनान। हेलो प्रिंस, सब ठीक ठाक है? हाँ बिल्कुल। कोई खास इत्तला मिली इस सिलसिले में? हाँ, वो आज 8:30 बजे शालमी गुड पहुँचेगी और 9 सवा 9 बजे शानजे में मौजूद होगी। होटल शानजे में इसके लिए 6 कमरे बुक कराए गए हैं। 5 आदमी इसके साथ होंगे। बाकी सेठ जबार के आदमी जो मुंतशिर रह के प्रिंस सोर्सी की निगरानी करेंगे। उनकी पहचान गुलाब की 3 पत्तियाँ जो उनके लिबासों पर मौजूद होंगी। वेरी गुड प्रिंस। क्या इस अफ्रीकी शहज़ादी की कोई तस्वीर मिल सकती है? अदनान ने पूछा। मैंने जैसे प्रिंस सोर्सिया की तस्वीर निकाल कर उसके सामने रख दी तो वो तस्वीर पर झुक गया और गौर से उसे देखने लगा। बस ज़रा सी उलझन है, अगर हमें इसी जसारत और कद्दूकामत का पता चल जाता तो ज़्यादा बेहतर था। क्यों, क्या कोई खास बात है तुम्हारे जहन में? जी हाँ प्रिंस, एक मनसूबा है मेरे जहन में। मैं चाहता हूँ कि प्रिंस सोर्सी को मौका दिए बगैर उस पर हाथ डाल दिया जाए। इससे कबल कि वो लोग कोई प्रोग्राम बनाएं हम उसे ले उड़ें। वो किस तरह? हमारा काम सिर्फ इतना होगा कि उसे होटल शानजी से निकाल लाएं और दारुल हुकूमत पहुँचा दें। क्या ये काम इतना ही आसान है अदनान? मैंने इस सिलसिले में रात भर सोचा है प्रिंस। पहले मैंने सोचा था कि प्रिंस सोर्सी को अगवा कर किसी जगह दूसरी लड़की को पहुँचा दिया जाए। रीटा नाम एक लड़की मेरे कारकुनों में शामिल है। वो बेहतरीन अफ्रीकी ज़ुबान जानते हैं। वो खुद भी अफ्रीकी है और अच्छी जसामत की मालिक है। लेकिन इस मंसूबे को मैंने इसलिए मुस्तरद कर दिया कि मुझे प्रिंस सोर्सी की कद्दो-कामत का अंदाज़ा नहीं था, वरना उसे साथ ले आता और अब इतनी जल्दी इस सिलसिले में कोई कार्रवाई ज़रा मुश्किल होगी। हाँ, ये तो है, लेकिन मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक हूँ कि अगर हम ऐसी कोशिश कर सकें तो यकीनन सेठ जब्बार और फोर्स के कारोबारी ताल्लुकात से मुताल्लिक़ और भी कई राज़ मालूम हो सकते हैं। बस गिसामत का मसला है प्रिंस, अगर इस सिलसिले में कोई काम बन गया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फ़िलहाल उसे जवाहरात समेत यहाँ से दारुल हुकूमत पहुँचना है। ठीक है, मैं तुम्हारे मामलात में मुदाखलत नहीं करूँगा। मुझे बताओ कि तुम मुझसे और क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं प्रिंस, बस अब आप आराम करें। यहाँ के मामलात मैंने अपने हाथ में ले लिए हैं। इसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ इस कार्रवाई में शामिल रहना चाहता हूँ। आप सिर्फ दूर से निगरानी करते रहें, किसी मामले में बताते खुद दखल ना दें, ये मेरी दरख्वास्त है। अदनान बोला। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। मैं अदनान की इस दरख्वास्त को अच्छी तरह समझता था। वो सिर्फ मेरा तहफ़्फ़ुज़ चाहता था। काश ऐसे मुखलिस लोग उस वक्त मुझे मिल जाते जब मैं बुरा नहीं था। अदनान थोड़ी देर बाद वापस चला गया। अब मैं रात तक फारिग था। 1 बजे मैंने तल्लु खान को फ़ोन किया। तल्लु खान फ़ोन पर मौजूद था। हेलो तल्लु खान, क्या सूरत हाल है? सब ठीक है प्रिंस, प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं, वो वक्त मुकर्रर पर पहुँच जाएगी। ओके तल्लु खान, आज रात ही काम हो जाएगा। तुम बेताल्लुक़ रहना और अगर कोई गड़बड़ हो तो सिर्फ तवज्जो मत देना, बाकी मामला देख लिए जाएंगे। मेरे लिए और कोई खिदमत प्रिंस? शुक्रिया, बस इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफिज़, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। वक्त गुजरता रहा। फिर मैं तैयार होकर होटल शानजे की जानिब चल पड़ा। शानजे के रेस्टोरेंट में काफ़ी रौनक थी। बहुत से गैर मुल्की भी नज़र आ रहे थे। आर्केस्ट्रा बज रहा था। मैंने एक मेज़ पर बैठकर काफ़ी तलब की और उससे छोटी छोटी सी प्लेटें लगा। वक्त बहुत सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। तकरीबन 9 बजे मैं अपनी जगह से उठ गया, फिर बाहर निकला और अपनी कार में बैठकर इंतज़ार करने लगा। ये इंतज़ार काफ़ी तवील साबित हुआ। तकरीबन पौने 10 बजे कुछ गाड़ियाँ शानजे पहुँची। उनमें से एक गाड़ी बहुत शानदार थी जो यकीनन सेठ जब्बार ने फोर्सिया के लिए भेजी थी। एक गाड़ी इसके आगे थी और 2 उसके पीछे। प्रिंस फोर्सिया मुनासिब कदो-कामत की औरत थी। चेहरे की नकोश भी इतने भद्दे ना थे जितने अफ्रीकियों के होते हैं। वो शाहाना अंदाज में चलती हुई लिफ्ट के करीब पहुंच गई। होटल का मैनेजर उसके साथ साथ था। फिर लिफ्ट ने उसे ऊपर पहुंचा दिया। इस दौरान मैं भी अपनी कार से निकलकर होटल में आ गया। फिर सीढ़ियाँ तय करके ऊपर राहदारी में पहुंच गया। प्रिंस फोर्सिया को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। फिर काफ़ी देर तक मैनेजर और होटल का सीनियर अमला उससे गिर्द चकराता रहा। तल्लु खान ने भी फोर्सिया से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं ये तमाम कार्रवाई दिलचस्पी से देखता रहा। अभी तक अदनान और उसके साथियों को कहीं पता नहीं था। वैसे अदनान की तरफ से मैं मुतमईन था कि वो ज़्यादा दूर ना होगा। 11 बजे तक प्रिंस सोर्सिया की आमद के सिलसिले में मैनेजर और अमले के अफराद भागे फिर रहे थे। फिर उन्हें खाना पहुंचाया गया। उसके बाद खामोशी छा गई। मैं होटल के अफराद से मिलकर दोबारा अपनी कार में बैठा। 12:30 बजे के करीब शानजे की रौनक ख़त्म होना शुरू हो गई। अब सिर्फ चंद कारें रह गई थी। मैं अपनी कार में बैठा सोच रहा था कि अदनान ने अभी तक अपनी कार्रवाई का आगाज़ क्यों नहीं किया कि दफातन शानजे के एक हिस्से से शोले बुलंद हुए। होटल में आग लग गई। मैं चौंक पड़ा। ये आग इत्तफाकिया लगी थी या अदनान के मंसूबे का आगाज़ था? ज़रा सी देर में चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। स्टीयरिंग पर मुस्तैद हो गया ताकि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो मैं यहाँ से बाआसानी निकल सकूँ। शानजे का एक बड़ा हिस्सा आग की लपेट में आ गया और कमरों में मुकीम मेहमान अब भाग रहे थे। मैंने उन पांचों को भी देखा। फोर्सिया उनके दरमियान थी और उसके हाथ में एक ब्रीफकेस है। वैसे तो वो काफ़ी ज़्यादा सामान के साथ आई थी, लेकिन उसने ब्रीफकेस के अलावा और कोई सामान उसके साथ ना था। फोर्सिया इन पांचों के कमरे में होटल से बाहर आ रही थी कि दफातन निकलने वाले अफराद के किला दरवाजे की तरफ आया और फोर्सिया के मुहाफिजों का हसार टूट गया। उसके साथ ही सब कुछ मेरी
आंखों से ओझल हो गया। होटल की पूरी इमारत में तारीकी फैल गई थी और तारीकी में शोर पुकार की आवाज़ें उभर रही थी। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। अदनान ने यहाँ भी शानदार और मरबूत कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने काफ़ी तलब किया, उसे घूंट लेता हुआ इंतजार करने लगा। 2:30 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मैंने लिपक कर रिसीवर उठा लिया। आपका हादिम। दूसरी तरफ से अदनान की आवाज़ सुनाई दी। मैं देख चुका हूँ, क्या रहा? कामयाबी जनाब। गुड। अब क्या प्रोग्राम है? मैं इसी वक्त वापस जा रहा हूँ, आप इस वक्त चाहें पहुँच जाएँ, वहीं गुफ्तगू हो सकेगी। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो, मैंने कहा और अदनान ने सिलसिला ख़त्म कर दिया। दूसरी सुबह नाश्ते से फारिग होकर मैंने होटल का हिसाब बेबाक कर दिया, दारुल हुकूमत की जानिब चल पड़ा। सफ़र मामूल के मुताबिक ही तय हुआ और मैं अपनी जगह पर पहुंच गया। सफ़र की थकान दूर करने के लिए मैंने गर्म पानी से गुस्ल किया और आराम करने के लिए फ़िलहाल कोई काम न था। अदनान के फ़ोन या हुदूद की आमद के बाद ही कुछ किया जा सकता था। दोपहर तक अदनान का कोई फ़ोन मौसूल नहीं हुआ तो मैं उलझ सा गया, क्या अदनान पहुंचा नहीं है? अगर पहुंच गया तो उसने मुझे मतला क्यों नहीं किया? कहीं रास्ते में गड़बड़ तो नहीं होगी? मैंने खुद फ़ोन किया। रिसीवर उसकी सेक्रेटरी मिस निशात ने उठा लिया। प्रिंस दिलावर, मैंने भारी लहजे में कहा। ये सर क्या हुक्म है प्रिंस? अदनान कहाँ पर है? मैंने पूछा। जी वो यहाँ तो नहीं है, वैसे अगर आप फरमाएं तो मैं उन्हें आपके आने पर इतला दे दूँ। मेरे पास उनका एक फ़ोन नंबर मौजूद है, वो दारुल हुकूमत पहुँच चुका है। मैंने पूछा। जी हाँ, उन्होंने मुझे फ़ोन पर इतला दी थी। मैंने निशात से फ़ोन नंबर लेकर अदनान से रब्ता किया तो मेरी आवाज़ सुनकर उसने ताजुब का इजहार किया। मेरा ये नंबर यकीनन आपको निशात ने दिया होगा। हाँ, मैं सुबह से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। मैं यहाँ से पहुँचने के बाद से अब तक बेहद मसरूफ़ रहा हूँ प्रिंस, इसलिए आपको इतला नहीं दे इसका कोई बात नहीं। हैरियत से पहुँच तो गए थे तो मैंने पूछा। जी हाँ प्रिंस, एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। ये फ़ोन नंबर डायमंड हाउस नामी एक इमारत का है। मैंने इसे किराए पर हासिल किया। अगर आप उसे गुस्ताखी तस्वर ना फरमाएं तो यहाँ डायमंड हाउस पहुँचने की जहमत करें, ये बहुत नागज़ीर है प्रिंस, वरना मैं खुद आपके पास हाजिर होता। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, लेकिन ये डायमंड हाउस कौन से इलाके में है? क्राउन विंग इलाके में बड़ी मशहूर इमारत है। आप क्राउन विंग पहुँच कर किसी से भी मालूम करें तो आपको बता देगा। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, मैंने कहा। 15 मिनट में मैंने मेकअप पर सिर्फ ये फिर कार लेकर डायमंड हाउस की तरफ चल पड़ा। डायमंड हाउस के बारे में किसी से पूछने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। क्राउन विंग पहुंचते ही मुझे वो इमारत नज़र आ गई। भद्दे तर्ज की पुरानी इमारत थी और उसके ऊपरी सिरे पर पत्थर का एक बड़ा सा हीरा बना था। शायद इसी वजह से उसका नाम डायमंड हाउस रखा गया था। इमारत के गेट से गुजरने के बाद मैंने कार पोर्च में रोक लिया। अदनान शायद मेरा मुंतज़िर था। कार की आवाज़ सुनते हुए बाहर निकला। उसने पुरजोश अंदाज में मेरा इस्तकबाल करते हुए कहा। इस जहमत की इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ प्रिंस, लेकिन आपका यहाँ तशरीफ़ लाना बेहद ज़रूरी था। ठीक है भाई, पुरतकल्लुफ़ गुफ्तगू मत किया करो, तुम जानते हो मैं कितना बड़ा प्रिंस हूँ, मैंने कहा तो अदनान हंसने लगा। इस हैसियत से हटकर आप मेरे लिए जिस कदर मोहतरम है मैं बयान नहीं कर सकता। ठीक है, ये तुम्हारी मोहब्बत है। अच्छा सुनाओ, रात में तुम्हारी कार्रवाई देख चुका हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं प्रिंस, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करूँ, अदनान ने कहा और मुझे लिए हुए खूबसूरत ड्राइंग रूम में पहुँच गया। तशरीफ़ रखिए प्रिंस, पहले मैं आपको तमाम हालात से आगाह कर दूँ, उसके बाद प्रिंस फोर्सी से मुलाकात कराऊँगा। तुम उसे यहीं लाए हो? जी हाँ ठीक है। उसके बाद जो ज़ेवरात वगैरह थे उनका क्या हुआ? वो महफूज है प्रिंस, अभी पेश करता हूँ, अदनान ने उठते हुए कहा। थोड़ी देर बाद अदनान ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में वही ब्रीफकेस है जिसमें प्रिंस सोर्सा के पास देख चुका था। उसने ब्रीफकेस मेरे सामने इस पर रखकर खोल दिया और मेरी आंखें हैरा हो गई। ब्रीफकेस में एक इंतहाई हसीन हार मौजूद था जिसमें काफ़ी बड़े बड़े हीरे जड़े हुए थे। उसके अलावा एक पैकेट था जिसमें छोटे बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के हीरे भरे थे। ब्रीफकेस में करोड़ों रुपए की मालियत के हीरे मौजूद थे जो सेठ जब्बार के लिए लाए गए थे। वेरी गुड अदनान, मैंने ब्रीफकेस बंद करते हुए कहा। शायद ये सेठ जब्बार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मेरा ख्याल है ये उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये नुकसान सेठ जब्बार का होगा या प्रिंस फोर्सिया का, क्योंकि मेरे हीरे अभी सेठ जब्बार की तहवील में नहीं गए थे। अदनान ने कहा। मुमकिन है सेठ जब्बार पहले उनका सौदा कर चुका हो, बहरहाल अब ये हमारी मलकियत है बिलाशुबा प्रिंस, और मैं इस सिलसिले में आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया अदनान, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। अदनान आपका हादिम है प्रिंस। मैं उन 5 अफराद से क्या हुआ जो उसके साथ थे? मैंने उन पर तवज्जो नहीं दी प्रिंस, बस मैंने शांति के एक हिस्से में आग लगाई और जब अमले के सारे अफराद उस तरफ मुतवज्जह हुए तो मैंने भगदड़ से फ़ायदा उठाते हुए फोर्से को बेहोश करके ब्रीफकेस समेत वहाँ से अगवा कर लिया। फिर आपको टेलीफोन करने के बाद वहाँ से चल पड़ा। गुड अदनान, तुम्हारी कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। चलो अब ज़रा प्रिंस फोर्से से भी मुलाकात कर ली जाए, मैंने कहा और अदनान उठ खड़ा हुआ। हम ड्राइंग रूम से निकलकर राहदारी से होते हुए कमरे में पहुँच गए। कमरा हादसा कुशादा था। बाहर से भद्दी नज़र आने वाली ये इमारत अंदर से अच्छी हासी और कीमती साजो सामान से आरास्ता थी। हम जिस कमरे में दाखिल हुए वहाँ सुर्ख रंग का कालीन बिछा था। आबनूसी फर्नीचर उस कालीन पर खूब जच रहा था। एक बड़े और भारी कुर्सी पर प्रिंस फोर्सिया बैठी थी। उसके दोनों हाथ कुर्सी के पुश पर बंधे हुए थे और होंठों पर टेप चिपका हुआ था। उसने तीखी नज़रों से मुझे और अदनान को देखा और कुर्सी पर कसमसाने लगी। अदनान ने बढ़कर उसके होंठों पर से टेप उतार लिया। प्रिंस फोर्सिया के हलक से गर्राहट निकली और नहायत उससे ख्यालों में किसी नामालूम ज़ुबान में कुछ कहने लगी। मैं खामोशी से सुनता रहा। फिर मैंने
अंग्रेज़ी में कहा, हम आपकी ज़ुबान नहीं समझते प्रिंस। मैं पूछती हूँ तुम लोग कौन हो, क्या चाहते हो? वो हलक फाड़ कर बोली। इस बार उसने अंग्रेज़ी ज़ुबान इस्तेमाल की थी। हमें आपसे कोई पुरहाश नहीं, हम तो बस आपके इस कारोबार के बारे में जानना चाहते थे, मैंने नर्म लहजे में कहा। मेरे हीरे कहाँ पर है? वो गराई। बस अदनान हाथ उठाकर बोला और प्रिंस खामोश हो गई। फिर अदनान मुझसे मुहाती हुआ, सॉरी प्रिंस, ये आपकी हादमा रीटा है, उसने कहा और हैरत से मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। प्रिंस, मैंने होटल ताज महल में आपसे रीटा का जिक्र किया था। अगर हमें प्रिंस फोर्सिया से मुतालिक कुछ मालूमात पहले ही हासिल हो जाती तो मैं रीटा से कुछ और काम लेता। हाँ, तुमने कहा तो था, ये रीटा है, इत्तेफाक से कदोगामत में प्रिंस फोर्सिया से मिलती जुलती है। मामूली से मेकअप और उसकी आवाज़ की थोड़ी बहुत रिहर्सल के बाद मैंने इसे प्रिंस फोर्सिया बना दिया है। अदनान ने रीटा के हाथ खोल कर मुस्कुराती हुई कुर्सी से उठी। लहजे की गुस्ताही की माफ़ी चाहती हूँ प्रिंस, रीटा ने कहा। उसकी आवाज़ बिल्कुल बदली हुई थी। प्रोग्राम क्या है? मैंने पूछा। प्रिंस फोर्सिया उसकी इमारत में हमारी कैदी है। रीटा को हम होटल स्पार्को के कमरे में पहुंचा देंगे। वहाँ से वो सेठ जब्बार से रब्ता कायम करेगी। सेठ जब्बार यकीनन उसे वहाँ से ले जाएगा। वहाँ पहुँच के रीटा हमारे लिए काम करेगी। अदनान ने कहा, प्रोग्राम तो अच्छा है, लेकिन मिस रीटा प्रिंस फोर्सिया का किरदार बखूबी अदा कर सकेंगी? रीटा का ख्याल है कि वो उसे बआसानी अदा कर लेगी। चंद पुरस्कार लोग रीटा को होटल स्पार्को में छोड़ जाएंगे। फिर जब होटल के अमले का कोई फ़र्द उसी कमरे में जाएगा तो प्रिंस फोर्सिया दीवानगी का मुजाहरा करते उसे ज़ख्मी कर देगी। ये दीवानगी होटल वालों के लिए परेशान कुन होगी। वो इसकी इत्तला पुलिस को देंगी। चनाचे फोर्सिया पुलिस की तहवील में पहुंच जाएगी और वहाँ किसी हद तक बेहतर हो जाएंगी और सेठ जब्बार से शनासाई का इजहार करेगी। इस तरह वो सेठ जब्बार के यहाँ पहुंच जाएगी और चूंकि वो सहनी सदमे से दो चार हो गई, इसलिए उसकी जहनी हालत भी एतदाल पर ना होगी। सेठ जब्बार इस वक्त तक उसे अपने पास रखेगा जब तक प्रिंस फोर्सिया नॉर्मल होकर उसे हीरो के बारे में नहीं बताती। इस दौरान में वो सेठ जब्बार से मुतालिक मालूमात हासिल करती रहेगी। मैं दिलचस्पी से अदनान का प्रोग्राम सुन रहा था। फिर मैंने कहा, मिस रीटा को सख्त इम्तहान से गुजरना होगा, लेकिन उसके बाद हमें कीमती मालूमात हासिल होंगी। सेठ जब्बार ने फरीदा बहन को सामने लाकर आपके एहसास को ज़र्ब लगाई है, मैं उसका भरपूर इंतकाम लूँगा। रीटा की कलाई पर एक घड़ी होगी जिसमें एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है। उसका रिसीवर आपके पास होगा ताकि आप हालात से आगाह रहें और नई हिदायत जारी कर सकें। अरे और वो घड़ी? मैंने फ़राहम कर लिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मिस रीटा की हिफाजत का माकूल बंदोबस्त किया जाए। ये मेरी जिम्मेदारी है प्रिंस, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या रीटा को उन तमाम हालात का इल्म है जो मेरे और सेठ जब्बार के दरमियान तनाज़े का बायस बने हैं? किसी हद तक जनाब। क्या मतलब? मैंने रीटा को सिर्फ इसी हद तक हालात से आगाह किया है जिनका ताल्लुक उसके काम से होगा। ओके अदनान, तुमने जो कुछ किया मैं उससे कभी गैर मुतमईन नहीं रहा। शुक्रिया जनाब। अब आप मैडम फोर्सिया से मुलाकात कर लीजिए, वो आपके मुंतज़िर होंगे। अदनान ने कहा और मैं भी अदनान के साथ ही उठ खड़ा हुआ। अदनान मुझे लेकर एक और कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा खाली था। अदनान ने कारंस के नीचे लगे हुए एक हला को दबाया। हम दोनों सरा से अंदर दाखिल हो गए। दूसरी तरफ एक छोटा सा कमरा था जिसमें हल्की नील को रोशनी फैली हुई थी। एक मुसैनी पर स्याह फार्म फोर्सिया नीम दराज थी। हमें देखकर वो कोनियों के बल ऊपर वो खींचकर मुसैनी की पुश्तगाह से टेक लगाकर बैठ गई। हमारे पीछे हला फिर बराबर हो गया। अदनान ने बटन दबाकर कमरे में तेज़ रोशनी कर दी। फोर्सिया स्पार्ट नज़रों से हमारी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर किसी किस्म के तरद्दुद के आसार नहीं थे। वो बहुत मुतमईन और पुरवकार नजर आ रही थी। हेलो, उसने बारदार आवाज़ में कहा। मैडम फोर्सिया के मिजाज कैसे हैं? ठीक है। उन तुम में से प्रिंस दिलावर कौन है? उसने गैर मुतवक्का तौर पर पूछा और हम दोनों ही चौंक पड़े। आप प्रिंस दिलावर के बारे में कैसे जानते हैं मैडम? अदनान ने सवाल किया और फोर्सिया के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हमारी ज़िंदगी में ऐसे खेल अनोखे नहीं होते। जाहिर है जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें हमारा वास्ता हर किस्म के लोगों से पड़ता है। कभी हम उन पर हावी हो जाते हैं और कभी वो हम पर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप लोग इस गलतफहमी की बिना पर मुझे यहाँ नहीं लाए, बल्कि आप लोगों ने होटल शांति में बड़ी कामयाबी से अफरा तफरी फैलाकर मुझे अगवा किया और मेरे लाखों पाउंड सी मालिक के वो हीरे भी आप लोगों ने हासिल कर लिए जो दरअसल किसी और के लिए लाए गए थे। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप दोनों में प्रिंस दिलावर कौन है? आप प्रिंस दिलावर के बारे में क्यों मालूम करना चाहती हैं? अदनान ने पूछा। इसलिए कि हम दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू कर सकें। ठीक है मैडम, ये है मेरे बॉस प्रिंस दिलावर। अदनान ने मेरी तरफ इशारा करते नज़रों से मुझे देखने लगी। फिर कदर तोकफ से बोली, मैंने इतनी छोटी उम्र में इतना खतरनाक आदमी कभी नहीं देखा। इनके बारे में मुझे इतलात फ्राहम कर दी गई थी और ये इतलात आपको कहाँ से फ्राहम की गई थी? देखो भाई, मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ और तुम मुझसे हर किस्म का सलूक कर सकते, लेकिन मुझ में सबसे बड़ी खराबी ये है कि मैं हम किसी की बर्तरी कबूल नहीं करती। तुम्हारे मुतालिक सुनी सुनाई बातें ही मेरे इल्म में है। अगर तुम चाहो कि एक कैदी की हैसियत से मुझसे सवाल करो तो मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। ठीक है मैडम फोर्सिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आप फरमाइए कि क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? मैं चंद बातें आपसे अर्ज़ करूं। वो हीरे आपकी मलकियत है और उन्हें सेठ जब्बार तक ना पहुंचाकर सिर्फ आपको नुकसान हुआ है तो मैं आपको वापस दे दूं, क्योंकि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। अगर सेठ जब्बार उन्हें खरीद चुका है, उनकी हैसियत कीमत अदा कर चुका है, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। सेठ जब्बार को ज़िक देना मेरे मिशन का हिस्सा था।
वेरी गुड, ये हुई ना दोस्ती की बात, लेकिन मेरा नाम फोर्सिया है डियर प्रिंस। मैं हार कर भी इतनी ही खुश होती हूँ जितना जीत कर, ये सब कुछ मेरा मशगला है। मेरी रोज़ी का ज़रिया नहीं, बस ये हीरे 100% सेठ जब्बार की मलकियत है, वो उनकी अदायगी कर चुका है। अब मुझे सिर्फ उन हीरों की वसूलियाबी की रसीद वसूल करनी है जो बाहर तौर में हासिल कर लूँगी। मेरे यहाँ पहुँचने के बाद उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो मेरे तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल बंदोबस्त करे। मेरा काम इतना था कि मैं अपनी हैसियत की आड़ में उन्हें कस्टम वगैरह से निकाल लाऊँ। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद गोया हीरे सेठ जब्बार की तहवील में पहुंच गए। अब उसके बाद जो नुकसान होगा वो सेठ जब्बार का होगा, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। फोर्सी ने वाकई हमें हैरान कर दिया था। अगर वो चाहती तो आसानी से मेरी दी हुई मराद मफाद से फ़ायदा उठा सकती थी, लेकिन उसने बड़े पुरवकार अंदाज में हीरे सेठ जब्बार की मलकियत करार दे दी और अपनी मलकियत जाहिर करके उन्हें हासिल करने की कोशिश नहीं की। इस बात से मेरे दिल में उसका एहतराम बढ़ गया था। हरचंद के फोर्सिया स्मगलर थी, लेकिन बहरहाल एक असूल परस्त औरत थी। मैंने उसके इन अल्फाज को सराहते हुए कहा, बिलाशुबा प्रिंस फोर्सिया, आपने किसी रियासत की शहजादी होने का सबूत दिया है। आपके इन अल्फाज का मैं दिल से एहतराम करता हूँ। मेरा झगड़ा सेठ जब्बार से अगर आप महसूस करते हैं कि हीरे मेरी तहवील में जाने के बाद आपको ज़ाती तौर पर कोई नुकसान पहुँचा है, तो मैं मुखलिसाना तौर पर आपको हीरे वापस करने को तैयार हूँ। सेठ जब्बार को ज़हनी कर्ज में मुब्तला करने के बाद मैं आपको नहायत इज़्ज़त और एहतराम से अलविदा कहूँगा। शुक्रिया, मुझे सेठ जब्बार से कोई दिलचस्पी नहीं, वो तन्हा शख्स नहीं जिससे मेरा कारोबार है। मैंने तो दुनिया के बेशतर ममालिक में बहुत से लोगों के लिए काम किए हैं। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। शायद तुम हैरान हो कि मैं एक रियासत की शहजादी होने के बावजूद ये सब कुछ क्यों करती हूँ। कुदरती बात है, मैंने कहा। तुम ये सुनकर मज़ीद हैरान हो गए कि मैं ये सब कुछ सरकारी तौर पर करती हूँ। दरअसल हमारी रियासत बहुत छोटी सी है और हम कुदरती वसाइल से भी महरूम हैं। अपने अवाम को ज़िंदा रखने के लिए हमें सख्त जद्दोजहद करना पड़ती है। मेरा भाई सियासत का हुक्मरान है और मैं अपनी रियासत में एक बड़ी ओहदेदार हूँ। मैं ऐसे कामों के लिए जब भी किसी दौरे पर निकलती हूँ तो वहाँ की हुकूमत को अपने बारे में आगाह नहीं करती। यानी किसी भी मुल्क में मेरी आमद सरकारी सतह पर नहीं होती। मेरी यहाँ आमद भी खुफिया है और मैं एक आम अफ्रीकी शहरी की हैसियत से आई हूँ। और मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए बता दिया कि मैं एक बाज़र्फ दुश्मन मेरे सामने है। प्रिंस फोर्सी ने कहा, नहीं प्रिंस, आप मुझे दुश्मन ना समझे, मैं आपका दोस्त हूँ और आपको इस दोस्त से मायूसी नहीं होगी। मैंने हलू से कहा। प्रिंस फोर्सी मुसहरी से उतर आई। चंद कदम आगे बढ़कर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने नहायत गर्मजोशी से उसका हाथ थाम लिया। शुक्रिया प्रिंस, मैं इस नई दोस्ती को खुशामदीद कहती हूँ कि जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि हीरो से अब मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। वो सेठ जब्बार की मलकियत है। उससे मुझसे दरख्वास्त की थी कि हीरे के मुल्क में पहुँचाने में मैं उससे ताउन करूँ। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। वो खुद उनकी हिफाजत ना कर सका तो ये मेरा कसूर नहीं। और चूँकि आपकी सेठ जब्बार से दुश्मनी है और आप मेरी वसासत से उसे वो नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तो उसके लिए 15 दिन है। इन 15 दिनों में आप जो चाहें करें, लेकिन उसके बाद मुझे आज़ाद कर दें ताकि मैं अपने वतन वापस चली जाऊँ। अगर इस दौरान में सेठ जब्बार ने आपसे हीरे हासिल करके मुझे आज़ाद करा लिया, तो तब मैं एक अच्छे इंसान की हैसियत से आपको याद रखूँगी। मुझे ऐसे आगे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है आपकी। बहरहाल आप 15 दिन के आजमाइशी ऐसे में सेठ जब्बार को देख लें। दौरान में आप मेरी मेज़बानी का शर्फ बख्शें। इसके बाद अगर आप पसंद करें तो हमारे दरमियान में कारोबारी मामला तय हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी फरमाइए। मेरे उन 5 आदमियों के बारे में आपको मालूम है कि वो कहाँ पर है? नहीं, आपको वहाँ से हासिल करने के बाद हमने उन पर तवज्जो नहीं दी थी। मैंने कहा, ठीक है, अगर वो आज़ाद है तो किसी न किसी तरह वो यहाँ हर हालत में पहुँचेंगे। आप अपने आदमी को हिदायत कर दीजिए कि वो उन्हें नुकसान ना पहुँचाएं, सिर्फ गिरफ्तार कर लें। भैया आप अपने तौर पर यहाँ पहुँचेंगे? मैंने पूछा। हाँ यकीनन। आप नहीं जानते हो, पाँचों दुनिया के बेहतरीन आदमी है, मुख्तलिफ सिफ़ात के मालिक, टापू मार्शल आर्ट्स का माहिर है, जो बेहतरीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मारतोश एक बड़ा महम जो है और बेहतरीन निशानेबाज, जिससे निशाना कभी हटा नहीं जाता। इसी तरह फ़ायदर भी है, बेमिसाल क़ुव्वतों का मालिक है और मैं उनमें अहम तरीन शख्सियत लोबो की है। लोबो बचपन से मेरे साथ पला है। वो वैसे भी वो मेरे चचाज़ाद है, मुझे बेपनाह चाहता है और मेरी बू उसकी नथरों में इस तरह रची है कि अगर मैं 50 मील के दायरे में हूँ तो मुझे यकीनन तलाश कर लेगा। मुमकिन है वो मेरी राह पर लग भी गया हो। प्लीज़ उनमें से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है प्रिंस फोर्सिया? दोस्ती और हैरसगाली के इजहार के तौर पर ऐसा ही किया जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पहुँचते ही कत्लो वारत गरी शुरू कर दी तो ये सब आपकी सलाहियतों पर मुनहसर है प्रिंस, कि आप किस तरह उन्हें काबू में करते हैं। ओके प्रिंस फोर्सिया, अगर वो लोग यहाँ तक पहुँचेंगे तो उन्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप भी अपना भरोसा कीजिए कि मैं 15 दिनों से पहले यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करूँगी। उसके बाद हम लोग तकरीबन आधे घंटे तक वहाँ बैठे काफ़ी पीते रहे। प्रिंस फोर्सिया मुझे अपनी रियासत के बारे में बताती रही। फिर हमने उसे इजाज़त चाही। क्या ख्याल है तुम्हारा? वहाँ से निकलने के बाद मैंने अदनान से पूछा। मुतासर कुन शख्सियत की मालिक है और यकीनन सच बोल रही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। वैसे क्या ख्याल है? सेठ जब्बार तिलमिला नहीं जाएगा? यकीनन प्रिंस, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन उन स्याह फार्मों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनकी निशानदेही प्रिंस फोर्सिया ने की है? ये अफ्रीकी बिलाशुबा अजीबो गरीब क़ुव्वतों के मालिक होते हैं। बाहर तो उनके लिए भी कोई माकूल बंदोबस्त किया जाएगा। वो खतरनाक भी हो सकते हैं। अदनान, उन्हें पूरी तौर पर कैसे रोकोगे? मैं इसके लिए इंतजाम कर लूँगा प्रिंस, आप उसकी फ़िक्र ना करें। ठीक है अदनान, मैं भी यही चाहता हूँ कि हर काम पूरी तवज्जो से हो और उन दोनों तरफ से किसी का जानी नुकसान ना हो।
बेफ़िक्र रहिए प्रिंस, सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। मेरे ज़हन में सिर्फ़ ये तरद्दुद है कि वो स्याह फ़ाम कहीं सेठ जब्बार के हाथ ना लग जाएँ और उसके आला-कार बनकर हमारे खिलाफ़ सफ़े आरा ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो सूरत हाल संगीन हो जाएगी। वो ये कि तुम अपने आदमी को हिदायत कर दो, अगर दूसरे स्याह फ़ाम उन तक पहुँचे तो उन पर तशद्दुद ना किया जाए, बल्कि उन्हें बेहोश करके तुम तक पहुँचा दिया जाए। बस तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने कहा और बाहर निकला है। बड़े दिलचस्प वाक़यात है और वाक़यात की ये करवट बड़ी सनसनी है। इसी सेठ जब्बार बिलाशुबा मज़बूत हिसाब का आदमी था, इतने बड़े-बड़े नुकसानात उठाने के बावजूद ज़िंदा था और सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। बस एंजल के मामले में कुछ ताख़ीर हो गई थी, वरना सेठ जब्बार का अपनी जगह रहना मुश्किल हो जाता। अगर एंजल हाथ आ जाती तो फ़रीदा और अम्मी का हसूल भी आसान हो जाता। कार एक सिग्नल पर रुकी तो मैं हैरान की दुनिया से निकल आया। अतराफ़ में बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी। गाड़ी पर नज़र पड़ते मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। एक चमकदार गाड़ी में पिछली नशीस पर जो शख्सियत बराजमान थी वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन थे। मुझे अपनी आंखों पर धोखा होने लगा। इसी वक्त सिग्नल खुला और वो कार तेज़ी से आगे बढ़ गई। मैं बदहवासी के आलम में गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहा तो गाड़ी एक झटके से बंद हो गई। ज़रान में चमकदार गाड़ी काफ़ी आगे निकल चुकी थी। मैंने दोबारा कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थी तो वो तारिक था, वही तारिक जो मर चुका था। मेरी निगाहों ने धोखा नहीं खाया था। हालांकि गाड़ियों के दरमियान शीशे की दूसरी तरफ से मैंने उसे देखा था, लेकिन अब मेरा जहन इतना कमज़ोर भी नहीं था कि किसी मफरूज़े का शिकार होता। वो तारिक ही था, 100% तारिक। मुझे इस पर इस कदर हैरत ना होती अगर मैं उसकी मौत की खबर ना सुन लेता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुमकिन है ये इतला गलत हो। ज़ाहिर है जिसने मुझे ये इतला दी थी उस तक भी किसी और ज़रिए से ही पहुंची होगी। खुद उसने अपनी आंखों से तारिक को मरते हुए ना देखा होगा। बाहर तो और तारिक गर्ज इलाज की घर से लंदन गया और अब वो वापस आ गया था। उसका एक हाथ मेरी भेंट चढ़ चुका था और आखिरी जंग में भी उसकी शक्ल भी बिगड़ गई, लेकिन यूरोप में उसका इलाज हुआ होगा और मुमकिन है सेठ जब्बार ने इसकी मौत की इतला आम की हो। उसे सोचा होगा अपनी दिलावर की हैसियत से मेरे वसाइल बढ़ गए हैं, कहीं तारिक को अपना दुश्मन समझते हुए मैं उसे यूरोप में तलाश ना करूं। इसलिए उसने तारिक की हिफाजत की थी क्योंकि वो उसका पहला साथी था और उसके काले करतूतों का सबसे बड़ा राजदार। सिग्नल से आगे बढ़कर मैंने दूर तक उसकी कार को तलाश करने की नाकाम कोशिश की। गलती मेरी थी, मैंने कार का नंबर नहीं देखा और लम्हा भर के लिए ज़हनी झटके से मुअत्तल हो गया। वरना तारिक के बारे में मालूमात हासिल कर लेना ज़्यादा मुश्किल ना होता। वैसे ये बात तो तस्लीम शुदा थी कि तारिक ने कहीं और पनाह ना ली होगी। वो यकीनन सेठ जब्बार की कोठी में था, बल्कि मुमकिन है आज ही जहाँ पहुँचा हो। मैंने मजनूनाना कार्रवाई तर्क कर दी क्योंकि उसकी तलाश में कार दौड़ाना अक्लमंदी की बात नहीं थी। अगर वो यहाँ है तो उसे मतभेड़ कहीं भी हो सकती है। चनाचे मैंने कार का रुख अपनी कोठी की सिमत मोड़ लिया। कई दिन से प्रोफेसर वगैरह से तो ना मुलाकात हुई थी और ना ही फ़ोन पर गुफ्तगू हुई थी। चनाचे फ़ैनी से यहाँ के हालात मालूम करने के बाद मैंने प्रोफेसर को फ़ोन किया। सुरहाल से बात हुई तो उसने हैरियत की इतला देते हुए मेरी मसरूफियात के बारे में दरियाफ्त किया। मैंने इसे मुतमईन कर दिया और फ़ोन बंद करके आराम करने चला गया। दूसरे दिन तकरीबन 11 बजे अदनान आया। वो ट्रांसमीटर सेट का रिसीवर लाया था। काफ़ी बड़ा बॉक्स था जिसमें बहुत से ट्रांसमीटरों के रिसीवर थे, उन पर नंबर पड़े हुए थे। अदनान ने मुझे बताया कि ये ट्रांसमीटर वाच उसे जापान से मंगवाई है। काफ़ी दिन पहले उसने इसका आर्डर दिया था। ये उसका मेन रिसीवर है। वैसे तमाम ट्रांसमीटर वाचेस पर एक दूसरे की पैगामात वसूल किए जा सकते हैं। उसका ख्याल था कि घड़ियाँ अपने हाथ लोगों को फ्राहम करें ताकि टेलीफोन के झगड़े से निजात मिल जाए और ये एहसास जहन से मिट जाए कि आपस में होने वाली गुफ्तगू कहीं सुनी जा सकती है। मैंने अदनान से कहा कि उनमें से एक घड़ी वो मुझे भी फ्राहम करे, मैं खुद भी आपको पेश करने वाला था। प्रिंस बराह करम ने कहते हुए उसने गर्दन झुका दी और जेब से खूबसूरत सी घड़ी निकाल कर मुझे दे दी। ये नहायत कीमती और नफीस घड़ी थी। अदनान उसे ऑपरेट करने का तरीका बताने लगा। ये तो वाकई बेहद खूबसूरत है और आम हालात में इसे कलाई पर भी बांधा जा सकता है। मैंने इस बात का खास ख्याल रखा है प्रिंस। तमाम घड़ियाँ मुख्तलिफ डिज़ाइन की हैं, लेकिन उनमें नस्ब ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी एक ही है। मैं उन्हें अपने हाथ साथ आदमी में तकसीम करूँगा। अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत हो तो मुझसे ले लीजिए। मेरा मतलब है तगल्लुफ़ खान वगैरह के लिए। हाँ ये बात तो है। वैसे तुमने कितनी घड़ियाँ मंगवाई हैं? फ़िलहाल तो 20 घड़ियाँ मंगवाई और ये उनका मेन रिसीवर है। ज़्यादा घड़ियों का आसानी से निकल आना मुमकिन ना था। वैसे मुझे कुछ और चीज़ें भी मंगवानी है। अगर प्रिंस दिलावर ने जापान का कभी रुख किया तो उसी के ज़रिए यह सामान मंगवाऊंगा। मेरी मुराद अपने शिप से है, ठीक है, लेकिन इस सामान की एक फहरिस्त मुझे भी देना। ओके बात। अदनान ने सीने पर हाथ रखकर कहा। उसके बाद मुझे मेन रिसीवर ऑपरेट करने का तरीका बताने लगा। फिर उसने 7 नंबर की फ्रिक्वेंसी सेट कर दी। मैं दिलचस्पी से रिसीवर सेट को देखने लगा। इसकी स्पीकर से अब आवाज़ें उभर रही थी। ये गुनगुनाहट की हल्की हल्की आवाज़ें थी। मैंने ताजुब से इस्तफहामिया नज़रों से अदनान को देखा। वो होली से मुस्कुरा दिया। शायद वो मेरा मतलब भांप गया था। प्रिंस फोर्सिया स्पार्को के कमरा नंबर 35 में पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो अपनी मादरी ज़ुबान में गुनगुना रही है। अदनान ने कुछ इस तरह से कहा कि मुझे हंसी आ गई। वेरी गुड। तुमने इसे कब मुंतकिल किया था? मैंने पूछा। रात को 2 बजे। प्रोग्राम के मुताबिक उन अफराद में मैं भी शामिल था जो फोर्सिया के होटल स्पार्को को पहुँचाने गए थे। मैं एक बूढ़े आदमी के मेकअप में था। मैंने मैनेजर से कहा कि ये बीमार और इन्हें बागर्ज इलाज लाया गया है। हमें फ़ौरी तौर पर कमरा दरकार है। मैनेजर ने फ़ौरन ही कमरा मुहैया कर दिया। मैंने डबल रूम लिया और उससे कहा था कि मैं भी इसके साथ रहूँगा, इसलिए वो मुतमईन था। लेकिन
लेकिन अब फिर तन्हा है और होश में आने के बाद वो किसी को दफातन अदनान रुक गया। ट्रांसमीटर पर दस्तक सुनाई दी, फिर कदमों की चाल गालिबन दरवाज़ा खोला गया। उसके साथ ही किसी नामालूम ज़बान में रीटा की ढारस सुनाई दी, धाड़े। फिर कुछ धमाके हुए और उसके बाद घबराई हुई सी आवाज़। अच्छा खासा हंगामा हो गया था। क्या रीटा इसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी? मैंने घूरते अदनान से पूछा। जी हाँ, उसे हिदायत कर दी गई थी कि 11:30 बजे अपना ड्रामा शुरू कर दे। अदनान ने जवाब दिया। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में गर्दन हिला दी। ट्रांसमीटर पर अब अफ्रीकी ज़बान में किसी वहशियाना नगमे की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके साथ ही तोड़ फोड़ की आवाज़ें भी आ रही थी और फिर बहुत से आदमियों का शोर सुनाई दिया। गोया फोर्से के रूप में रीटा अपना काम शुरू कर चुकी थी। सुनिए तो सही प्लीज़ मिस प्लीज़। बर्तन की खटखटाहट के साथ एक कराह सुना, जिसके बाद फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब शोर की मध्यम मध्यम आवाज़ें उभर रही थी। गालिबन ये शोर रीटा के कमरे से बाहर हो रहा था। फिर खामोशी छा गई। कभी कभी कुछ छोटे मोटे धमाका सुनाई दे जाता, उसके साथ ही वहशियाना कहके उभरने लगते। अदनान ने मुस्कुराते मेरे देखा और मैं भी मुस्कुरा दी। ये रीटा वाकई काम की लड़की साबित हो रही है। हम उन आवाज़ों को सुनते रहे। आधे घंटे तक कोई खास बात ना हुई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर दरवाज़ा खोला गया। रीटा ने रेल की इंजन की सीटी की आवाज़ निकाली। अरे ये अफ्रीकी नज़ारा है, बस रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे 2-3 अफराद के साथ आई थी। एक बूढ़ा आदमी भी उसके साथ था, लेकिन वेटर का कहना है कि सुबह को उसने बूढ़े को नहीं देखा। सुबह को वेटर ने उसे कमरे में नाश्ता पहुँचाया और उसने पुरसुकून अंदाज में नाश्ता किया। फिर पता नहीं क्या हो गया। नाश्ते के बाद में क्या कहते हो, वतन कहाँ है जिसमें से नाश्ता दिया गया था? जनाब अली, ऐसी कोई बात नहीं। इस वक्त बहुत से कमरों में नाश्ता सप्लाई किया गया था। आप किचन की तलाशी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इसका सामान से सामान, बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। फिर उसी आवाज़ ने किसी और को पुकारा। अरे रमज़ान, इसके साथ सामान नहीं था साहब, एक बड़ा सा सूटकेस था, तलाश करो वो कहाँ है। जी साहब, सामान, जवाब मिला, लेकिन शायद सूटकेस की तलाशी में नाकामी हुई। अदनान आहिस्ते से बोला। सूटकेस में वापस ले आया था। बहरहाल ये अंदाज़ा लगाने में दिक्कत ना हुई कि पुलिस पहुंच चुकी और ये गुफ्तगू गालिबन पुलिस ऑफिसर और मैनेजर के दरमियान हो रही थी। तुम क्या चाहते हो मैनेजर, और इस सिलसिले में तुम्हारा क्या बयान है? पुलिस ऑफिसर की आवाज़ सुनाई दी। जनाब अली, होटल में तो बहुत से लोग आते रहते हैं, बज़ाहिर ये सही दिमाग की सुबह से उनकी कैफियत भी ठीक थी। ये कोई दूरा पड़ा है शायद। अरे देखिए, इन्होंने तमाम फर्नीचर को तबाह करके रख दिया, बड़ी कीमती डेकोरेशन पीस से। मैनेजर की भराई हुई आवाज़ सुनाई दी। फिर वो दोबारा गोया हुआ। बराह करम आप उन्हें अपनी तहवील में ले लीजिए, हम अपने होटल में अफरा तफरी नहीं चाहते। आपको इल्म है कि स्पार्को का एक मयार है, हमारे दूसरे मेहमानों को तकलीफ़ होगी, ठीक है मैनेजर, लेकिन आपको भी इस सिलसिले में परेशानियों का सामना करना होगा। वैसे मेरा मानते हैं तो आपका किचन चेक ज़रूर करेगा। जावेद, तुम दोनों आदमियों को साथ लेकर जाओ, किचन के तमाम सामान को अपनी तहवील में ले लो, उसके थोड़े थोड़े से नमूने हासिल करके उन्हें कीमियावी तजज़िये के लिए भिजवा दो। मैं इन्हें लेकर चलता हूँ। मेरे ख्याल में इन्हें पुलिस हॉस्पिटल ले जाना मुनासिब होगा। ये इसी पुलिस ऑफिसर की आवाज़ थी। उसके बाद कदमों के चाप के अलावा और कोई सुनाई ना दी आवाज़। फिर किसी कार के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। गोया सारा ड्रामा हमारी आंखों के सामने हो रहा था। अदनान ने घड़ी का वो कमाल दिखाया जो बेमिसाल था। फिर गालिबन रीटा पुलिस हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन अब वो पुरसुकून थी। अदनान ने मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देखा और कहने लगा, क्या हाल है प्लीज़, ये इंतज़ाम मुनासिब है? हाँ बिल्कुल अदनान, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वैसे वाकई मेरे लिए ये दिलचस्प मशगला है। आज तो सारा दिन इसी वायरलेस सेट के सामने गुजरेगा। मुझे इजाज़त दीजिए प्लीज़, अगर कोई खास बात हो तो दफ्तर रिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैंने कहा और अदनान चला गया। वाकई एक दिलचस्प मशगला, मेरे लिए आज के दूसरे तमाम प्रोग्राम तर्क कर देने पड़े थे। फैनी कमरे में आई तो वायरलेस सेट के सामने बैठा हुआ था। वो उस पर भरने वाली आवाज़ें सुनने लगी, कदमों की चाप और कुछ हल्की हल्की सी आवाज़ें। उसने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा तो मैंने कहा, आज का सारा दिन इसी अंदाज में गुजरेगा फ़ैनी, मेरे लिए काफ़ी वजाहत और बाकी कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। बेहतर जनाब, जो हुक्म, फ़ैनी ने जवाब दिया और चली गई। काफ़ी आगे अभी तक कोई खास बात नहीं हुई थी, बस ऐसी ही हल्की हल्की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता उभर रही थी। फिर गालिबन कुछ अफराद अंदर आए और आपस में बातें करने लगे। ये डॉक्टर थे जो सब रीटा के बारे में तबसरा कर रहे थे। उन्होंने उसकी इसी कैफियत को जहनी दौरा ही करार दिया। फिर उनमें से किसी ने इंकशाफ किया कि ये अजियतों का शिकार हुई। गालिबन इनके साथ पुलिस ऑफिसर भी था। पुलिस ऑफिसर डॉक्टरों से इस सिलसिले में सवालात करने लगा। डॉक्टर में से किसी एक ने कहा कि उसे जहनी सुकून का इंजेक्शन दे रहे हैं, अगर ये सो जाए तो मुमकिन है उसकी जहनी हालत बहाल हो जाए। उन्होंने पुलिस ऑफिसर से दरख्वास्त की कि वो इस वक्त के लिए अपनी तहकीकात तर्क कर दे, जब तक वो इस इंजेक्शन का असर ना देख ले। पुलिस ऑफिसर ने उससे वादा किया। उसके बाद फिर खामोशी तारी होगी। कदमों की चाप सुनाई दी। शायद डॉक्टर अपना काम करके वापस चले गए थे। तकरीबन 3-4 मिनट बाद ट्रांसमीटर सेट पर एक हादसा गोशी सुनाई दी। हेलो हेलो, कोई सेट पर मौजूद है? हाँ रीटा, मैं मौजूद हूँ, प्रिंस दिलावर। सर, सूरत हाल ज़रा गड़बड़ हो गई है, क्या बात है? सर, उन्होंने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया है, अब मेरे जहन में सन्नाटा सा तारी हो रहा है। मेरा ख्याल है मैं सो जाऊँगी। इस आवाज़ ट्रांसमीटर में एक थोड़ी सी गड़बड़ है सर। ये ऑन रहता है तो उसमें एक नन्हा सा सुर बल्ब फाक करता रहता है। हमने पहले उस पर गौर नहीं किया, वो तो इत्तेफाक़ी तौर पर मेरी निगाह इस बल्ब पर जा पड़ी। उसकी रोशनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका जलना बुझना साफ देखा जा सकता है। मुझे जब ये एहसास हुआ तो सर मैंने अपना हाथ इस पोजीशन में रखा कि डायल किसी को नज़र ना आए, लेकिन बेहोश होने के बाद मैं अपना ये अमल जारी ना रख सकूँगी, इसलिए बराह करम आप सेट बंद कर दें। मैं भी इसका स्विच ऑफ कर रही हूँ। रीटा की सरगोशी में हनूंगी का एहसास सिर्फ साफ झलक रहा था। मैंने जल्दी से कहा, ठीक है रीटा, तुम इसे बंद कर दो, जिस वक्त भी होश में आओ हालात साजगार देखो तो रब्ता कायम करना, ठीक है, खुदा हाफ़िज़ प्रिंस। रीटा ने जवाब दिया और सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैंने स्विच ऑफ करके उसे दोबारा ऑन किया और इस बार मैंने 2 नंबर लगा दिया।
जो मैंने अपनी आवाज़ ट्रांसमीटर का था, ट्रांसमीटर आवाज़ का डायल ज़ाहिर स्पार्ट और आम किस्म का था, लेकिन मैंने उसके हिस्से में ज़ोर रंग का बल्ब रोशन देखा। दर हकीकत ये नन्हा सा बल्ब बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं था, लेकिन अगर तारीकी होती तो उसकी रोशनी नुमायाँ हो जाती। वो मुसलसल इस बात कर रहा था। रीटा का कहना दुरुस्त था, बेहोशी के आलम में इस रोशनी को छुपाना मुमकिन नहीं था। बाहर तो अब तो मजबूरी थी, मैं मुसलसल इसके सामने तो नहीं बैठा रह सकता था। चनाचे मैंने फ़ैनी की ड्यूटी लगा दी और उसे हिदायत की कि वो इस वायरस सेट के सामने बैठी रहे। फ़ैनी बेचारी तो मेरे अहकाम की पाबंदी ही करती रही। चनाचे उसने ये ड्यूटी संभाल ली। पूरा दिन गुजर गया, ट्रांसमीटर पर कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ। फिर मैंने फ़ैनी की ड्यूटी ख़त्म करके मिस नादरा को ये जिम्मेदारी सौंप दी। रात को तकरीबन 9:45 बजे ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। मैं सख्त सेट के करीब ही मौजूदा नादरा सेट ऑपरेट कर रही थी। उसने जल्दी से मुझे मुतवज्जा किया और मैं सेट के करीब पहुँच गया। हेलो हेलो प्रिंस, रीटा बोल रही हूँ। हेलो रीटा, कैसी मिजाज है? सारा दिन सोती रही प्रिंस, सब जागी हूँ। थोड़ी देर पहले कुछ पुलिस ऑफिसर मेरे पास आए। मैंने सही और दिमागी का मुजाहरा किया, बस कराहती रही। मेरी तस्वीरें हासिल की और कोई खास बात नहीं। डॉक्टरों का कहना है कि मुझे अजियतें दी गई हैं जिसकी वजह से मेरा दिमागी तवाज़न उलट गया है, लेकिन कभी कभी मैं नॉर्मल भी हो जाती हूँ। कोई खास बात हिदायत हो तो फरमाइए। नहीं रीटा, कोई खास हिदायत नहीं। रात को सुकून से सो जाओ, अगर कोई तब्दीली हो तो इतला देना। इसे 4-4 घंटे के बाद अगर मुमकिन हो सके और कोई खास बात ना हो तो इतला देती रहो। हर 4 घंटे के बाद हम तुम्हारी तरफ से इतला का इंतज़ार करेंगे। ओके सर। वैसे अगर चौथे घंटे में मेरी तरफ से आपको कोई इतला ना मिले तो इंतज़ार कर लीजिएगा, क्योंकि मुमकिन है मैं होश में ना हूँ या फिर ऐसी सूरत हाल हो कि मैं आपको उससे आगाह ना कर सकूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने जवाब तो रीटा की तरफ से आवाज़ आना बंद हो गई। वक्त देख लिया गया। अपनी फ़ैनी को हिदायत कर दी कि 4 घंटे के बाद दोबारा अपनी ड्यूटी संभाल ली और फ़ैनी सर हिलाकर बाहर निकल गई। दूसरे दिन मैंने अखबार में रीटा की तस्वीर देखी। पुलिस की तरफ से छोटा सा इश्तहार दिया गया था कि ये खातून जो जहनी तवाज़ुन खो चुकी है, पुलिस को मिली। अगर उनका कोई शनासा मौजूद हो तो पुलिस से रब्ता कायम करे। गोया पुलिस अफसरान ने रीटा की तस्वीर इसीलिए हासिल की थी। बाहर सूरत अदनान का सारा प्रोग्राम हर्फ ब हर्फ कामयाब जा रहा था और अब उसके बाद में रीटा से मिलने वाली इतला का इंतज़ार था। 4 घंटे गुजरे, 8 घंटे, फिर पूरा दिन गुजर गया, लेकिन रीटा की तरफ से कोई पैगाम मौसूल ना हुआ। हम उससे गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं कर सकते थे। रात 11:30 बजे अदनान ने इतला दी कि रीटा पुलिस अस्पताल से ले जाई जा चुकी है। कौन ले गया और कहाँ ले गया है ये नहीं मालूम हो सका। मुझे किसी कदर बेचैनी से होने लगी। सारी रात गुजर गई। फ़ैनी और नादर ने हंसते मामूल अपनी ड्यूटी अंजाम दी, तो फिर सारा दिन भी गुजर गया। अब हमें अंदेशा पैदा हो गया कि रीटा किसी हादसे का शिकार हो गई है। अदनान बेचारा अपनी तमाम तर कोशिशों में मसरूफ़ था। दूसरी तरफ वो प्रिंस फोर्से की खबरगिरी भी करता रहा और उसके आदमी इमारत के इतराफ़ में फैले हुए थे, लेकिन उस तरफ से कोई भी पैगाम मौसूल ना हुआ। चौथी दिन सुबह 8 बजे जबकि मैं सोया हुआ था, फ़ैनी दौड़ती हुई मेरे पास आई। प्रिंस बराह करम जाग जाइए, रीटा की तरफ से पैगाम मौसूल हुआ, वो आपसे बात करना चाह रही। जिस हालत में थी, इस हालत में उठकर दौड़ता हुआ उस कमरे में पहुँच गया। हेलो रीटा, प्रिंस दिलावर बोल रहा। हेलो प्रिंस, कैसी मिजाज है? ठीक हो रीटा, चाहती थी तुम्हारी तरफ से कोई इतला मौसूल नहीं, गड़बड़ हो गई है प्रिंस, सूरत हाल परेशान कुन है। मैं नहीं जानती कि आने वाले लम्हात मेरे लिए कैसे साबित हूँ। क्या हुआ प्रिंस, बताओ। प्रिंस, शायद आप किसी हद तक हालात से आगाह हो। जिस अरसे में आपसे मैं रब्ता कायम ना कर सकी, उसमें जो वाक़यात पेश आए उनकी तफसील यूँ है। गालिबन मेरी तस्वीर अखबारात में शाया हुई। सुबह का अखबार बाजार में आते ही तकरीबन 2 घंटे के बाद सेठ जब्बार के आदमी अस्पताल पहुँचे और मुझे फ़ौरी तौर से अस्पताल से छुट्टी दिला दी गई। वो मुझे एक कार में लेकर गए, सेठ जब्बार की कोठी पहुँच गए और फिर मैं सेठ जब्बार के सामने पेश हुई। सेठ जब्बार ने मुझसे बेपनाह हमदर्दी का इजहार कर अपने आदमी को हिदायत की कि मेरे फ़ौरी तौर पर मेरे बेहतरीन इलाज का बंदोबस्त किया जाए। मुझे एक बड़े से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। सारा दिन मैं उस कमरे में रही। 4 डॉक्टर मेरी निगहदाश्त करते रहे। उन्होंने मुझे तरह तरह की दवाएं पिलाई, इंजेक्शन दी, लेकिन उनमें बेहोशी का कोई इंजेक्शन ना था, बस अनूदगी सी तारी रही थी। अलबत्ता ये अनूदगी ऐसी ना थी कि मैं हवास खो बैठती। फिर तकरीबन रात को 8:30 बजे 5 आदमी अंदर दाखिल हुए। मुझे इल्म है प्रिंस फोर्से के साथ 5 अफराद आए थे। आने वाले ये 5 अफराद सियाफ आम थे। उन्होंने मुझे देखा। 4 अफराद ने तस्दीक कर दी कि मैं फोर्से हूँ। मेरे लिए बेहद बेचैन नज़र आ रहे थे, लेकिन 5वां आदमी बेहद अजीब व गरीब था। वो मुझे सूंघता रहा, बिल्कुल कुत्ते की तरह नाक सकोड़ कर मुझे सूंघता रहा। फिर उसने इतला की कि ये प्रिंस फोर्सिया नहीं है। इस बात पर वो 4 अफराद भी चौंक पड़े और सेठ जब्बार भी। उन्होंने इस शख्स जिसका नाम मोबो लिया था पूछा कि वो कैसे कह सकता है कि ये प्रिंस फोर्सिया नहीं। तब वो कहने लगा कि मैं लाखों में पहचान सकता हूँ, ये लोग सिर्फ आंखें रखते हैं लेकिन मैं नाक और जहन में रखता हूँ। सेठ जब्बार कड़ी निगाहों से घूरने लगा। फिर किसी ख्याल के तहत चौंक कर उसने अपने एक आदमी को तलब किया और हिदायत की कि मेरे चेहरे पर मेकअप तलाश किया जाए। उसके बाद प्रिंस उन्होंने अमूनिया के जरिए चेहरे से मेकअप उतार कर मेरी असल शक्ल नुमाया हो गई। सेठ जब्बार पागल हो गया। उसने लातों और घूंसों से मारा, मेरे चेहरे पर थप्पड़ लगाए, बाल वगैरह नोचे, बड़ी दरिंदगी का मुजाहरा किया उसने और मुझसे पूछने लगा कि मैं कौन हूँ। सूरत हाल कुछ ऐसी थी प्रिंस कि मैं इस एतराफ़ के अलावा कुछ नहीं कह सकती कि मैं प्रिंस दिलावर की नुमाइंदा और उन्हीं की एमा पर इस तरह भेजी गई हूँ। सेठ जब्बार ने पहले तो अपने आदमी को हुक्म दिया कि मुझे कत्ल करके मेरी लाश किसी गटर में डाल दी जाए, लेकिन फिर उसने अपना ये फैसला बदल दिया और मुझे एक बंद गाड़ी में बिठा कर कहीं भेज दिया जाएगा। ये जगह जहाँ मैं कैद हूँ कोई बहरी जहाज़ है। मुझे यहाँ तक होश के आलम में लाया गया और स्टीमर के जरिए यहाँ पहुँचाया गया। मैं इस जहाज़ के कैबिन में कैद हूँ। उस कैबिन की दूसरी तरफ समंदर साफ नज़र आता है और मैं इस जहाज़ के बारे में तो कुछ नहीं जान सकी, लेकिन मेरे कैबिन के उकब में विक्टोरिया नामी जहाज़ समंदर में लंगर अंदाज है।
मेरी केबिन के बराबर एक और केबिन है प्रिंस, जिसमें सेठ जब्बार की लड़की एंजल बंद है। दोनों केबिनों के दरमियान एक खिड़की है जिसे दूसरी जानिब बासानी देखा जा सकता है और सुना जा सकता है। एंजल भी यहाँ एक कैदी की हैसियत से वक्त गुजार रही है। उसने मुझसे मेरे बारे में सवाल किया और मैं अपने बारे में उसे खुद भी नहीं मालूम कि उसका जहाज़ का क्या नाम है। बाहर तो अभी तक यही गनीमत है कि उन्हें ट्रांसमीटर के बारे में कुछ नहीं मालूम। उनका शुबा इस तरफ नहीं गया। सेठ जब्बार ने अभी तक मुझसे इसके अलावा और कुछ नहीं मालूम करने की कोशिश की। रीटा के इंकशाफ ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरा दिलो दिमाग भी हिजान बरपा हो गया। खास तौर से एंजल का नाम सुनकर तो मेरे हवास एक लम्हे के लिए जवाब ही देंगे। दिल चाह रहा था कि उड़कर वहाँ तक पहुँच जाऊँ और एंजल को हासिल कर लूँ। बेचारी रीटा भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश का शिकार हो गई थी। वैसे इसके बयान की तस्दीक प्रिंस फोर्से के बयान से भी होती थी, लेकिन मोबो ने सूंघकर उसे पहचान लिया होगा और उसकी वजह से सारा खेल बिगड़ गया। बार तो मैंने रीटा को पुरसुकून रहने की हिदायत की, उसे तसल्ली देते हुए कहा कि फ़िक्र मत करो, हम तुम्हारी रहाई का फौरी बंदोबस्त कर लेंगे। तब रीटा ने कहा, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है प्रिंस साहब के मकसद के लिए अगर मैं ज़िंदगी हार भी बैठी हूँ तो मुझे अफसोस नहीं होगा। मुझे बताइए कि इन हालात में मेरे लिए मज़ीद क्या हिदायत है। मज़ीद कुछ नहीं रीटा, अगर ट्रांसमीटर की हिफाजत करो, किसी भी तरह उनकी तरफ तवज्जो इस तरफ ना होने दो। अगर कोई बहुत ही अहम बात हो तो तुम दोबारा से ऑन कर सकती हो ताकि हम तुम्हारे हालात से आगाह हो सके। बेहतर प्रिंस। ओके, खुदा हाफिज़। मैंने कहा। रीटा की तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो जाने के बाद मैंने भी ट्रांसमीटर बंद कर दिया, लेकिन अब मेरी वहशत अरूज पर थी। दूसरे लम्हे मैंने फ़ोन पर अदनान को मुखातिब किया। अदनान से रब्ता कायम होने के बाद उसे सारी तफसील बता दी। अदनान भी ये तफसील सुनकर सकते में रह गया। सूरत हाल बड़ी परेशान कुन थी। वो तो ठीक है, लेकिन उस जहाज़ से पता कैसे चलाएंगे? ये काम मैं भी शुरू करा देता हूँ। फ़ौरी तौर पर इंतजाम करता हूँ और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ कि विक्टोरिया नामी जहाज़ के इतराफ़ में कौन कौन से जहाज़ है। मुमकिन है वहाँ और भी कोई जहाज़ हो और रीटा सिर्फ विक्टोरिया ही को देख सकी हो। मैं खुद भी निकल रहा हूँ अदनान, मैं खुद भी तलाश करूँगा। तब आप एक जहमत करें प्रिंस। अदनान ने कहा, हाँ हाँ कहो। बेहतर यह है कि आप इस दिलावर तक पहुँच जाएँ, हम अपनी नई महम का आगाज़ वहीं से करेंगे। ठीक है, मैं तुमसे अपने दिलावर पर ही मुलाकात करूँगा, मैंने जवाब दिया और अदनान से सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर मैंने फ़ेनी को बाकायदा ट्रांसमीटर सेट पर तैनात कर दिया। मैंने उसे ट्रांसमीटर सेट अपडेट करने के तमाम तरीके बताए और उसे कहा कि मेरी कलाई पर बंधी हुई वाच ट्रांसमीटर वाच का नंबर 12 है। अगर कोई हाथ से इतला देना चाहे तो इस नंबर पर मुझे इतला दे सकती है। फ़ेनी को तमाम सूरत हाल समझाने के बाद मैंने फुर्ती से अपनी शक्ल में कुछ तब्दीली की और चल पड़ा। प्रिंस दिलावर तक पहुंचने में मुझे 2 घंटे लगे। जब मैं वहां पहुंचा तो अदनान का स्टैमर भी प्रिंस दिलावर से लगा हुआ था। वो मेरा मुंतज़िर था। मुझे देखते ही सीढ़ी लगा दी गई और मैं ऊपर पहुंच गया। अदनान इस दौरान कई कश्तियों से रब्ता कायम कर चुका था और उन्हें विक्टोरिया की तलाश में भेज दिया गया था। प्रिंस दिलावर की कैबिन में बैठकर हमने काफ़ी भी अदनान भी इतना ही पुरजोश था जितना मैं। मुझसे इस सिलसिले में तबादला ख्याल करता रहा और इंतज़ार करता रहा कि विक्टोरिया के बारे में कब इत्तला मिलती है। इस काम में ज़्यादा देर न लगी। हमारी एक मुखबिर ने हमें बताया कि विक्टोरिया जहाज़ यहाँ से 3 मील के फासले पर समंदर में लंगर अंदाज और इसके नज़दीक ही दी किंग नामी एक जहाज़ मौजूद है। आसपास कोई और जहाज़ नहीं। उसका मतलब है कि दी किंग नामी जहाज़ में हमारा मतलूबा जहाज़ है। अदनान इतला देने वालों से उस जहाज़ के बारे में तफसीलात मालूम करता रहा। छोटा सा माल बरदार जहाज़ है, इसके बारे में की तफसीलात नहीं मालूम हो सकी कि कौन सी कंपनी है और कब से यहाँ लंगर अंदाज है। बाहर तो ये बात पाया तक मील तक पहुंच चुकी थी कि रीटा और एंजल इसी जहाज़ में कैद रहे। अब ये मालूमात हासिल करना ज़रा मुश्किल काम था कि जहाज़ पर कितने अफराद हैं, सेठ जब्बार खुद वहाँ मौजूद है या नहीं। इन तमाम बातों का जवाब हासिल करना मुश्किल था। ताहम अदनान ने मज़ीद इंतजाम किए। वो अपने स्टैमर से साहिल पर चला गया। फिर उसने अपने बहुत से आदमी को तलब करके कराया कि स्टैमर हासिल किया। उनमें लड़कियाँ और लड़के बैठे हुए थे। रंगीन लिबासों में मलबूस ये अफराद सैर व तफरीह की घर से आने वालों का रूप एहतियार करके समंदर में दूर दूर तक फैल गए और वक्फे वक्फे से ये स्टैमर दी किंग के आगे पीछे से गुजरने लगा। शाम तक इस कार्रवाई का कोई नतीजा नहीं निकला। 7 बजे अदनान से फिर मीटिंग हुई। हमने तय किया कि सारी एहतियात को बालाई ताक रखकर किसी भी लम्हे दी किंग पर पहुंचा जाए और वहाँ हालात जैसे भी उनसे निमट कर एंजल और रीटा को हासिल करने की कोशिश की जाए। अदनान ने इस सिलसिले में इंतजाम करने के लिए मुझसे इजाज़त चाहिए। फिर वो चला गया। इस दौरान प्रिंस दिलावर को अपनी जगह से हटाकर एक ऐसे एंगल पर ले जाया गया जहाँ से फासला ज़रूर था लेकिन दी किंग पर निगाह रखी जा सकती थी। जहाज़ में इस्तेमाल होने वाली बड़ी बड़ी दूरबीनों को उनकी जगह से हटाकर दी किंग पर फोकस कर दिया गया और वहाँ होने वाली हर कार्रवाई का जायज़ा लिया जाने लगा। रात को मैंने ट्रांसमीटर वाच पर फ़ेनी से रब्ता कायम किया और फ़ेनी ने मुझे इतला दी कि अभी तक रीटा की तरफ से और कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ। बहरहाल मैंने उसे हिदायत कर दी कि ये रात सोने के लिए नहीं, सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए उसे जागना होगा। फ़ेनी मुस्तैद लड़की थी। उसने मुझे इत्मीनान दिलाया कि मैं इस तरफ से मुतमईन रहूँगी। रात को तकरीबन 1:45 बजे अदनान मेरे पास पहुंचा। उसने इतला दी कि इस वक्त तकरीबन 50 आदमी दी किंग को घेरे हुए हैं और ये सब गोता हो रहे हैं और बादबानी गश्ते में माहीगीरों की हैसियत से दी किंग के अतराफ में फैल गए हैं। स्टैमरों को खास तौर से इस्तेमाल नहीं किया गया कि कहीं उनके आवाज़ से दी किंग पर मौजूद अमले के अफराद होशियार न हो जाए। उसे अपने तमाम इंतजाम की तफसील बताते हुए कहा कि दी किंग के अच्छे तक जाने के लिए उसने 4 मखसूस किस्म की सीढ़ियों का इंतखाब किया है। उसे मुझसे इजाज़त चाहिए और कहा कि अब वो ऑपरेशन पर जाना चाहता है। मैंने खुद भी जाने की ख्वाहिश जाहिर की। अदनान थोड़ा हिचकिचाया तो मैंने खुश लहजे में कहा, नहीं अदनान, मैं इस महम में खुद भी शामिल रहना चाहता हूँ।
राह करम इस सिलसिले में तरद्दुद मत करो। मेरा लहजा इतना ठोस था कि उसके बाद अदनान को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई और थोड़ी देर के बाद मैं भी होता होने के लिबास में रोज टेनगन से मुसल्ले होकर प्रिंस दिलावर से नीचे उतराया, जहाँ एक बादबानी कश्ती हमारे इंतजार में खड़ी हुई थी। चनाचे हम इस नहर की तकमील के लिए चल पड़े। कश्ती का सफ़र अच्छा खासा तवील था। तकरीबन 2-2:30 बजे हम दी किंग के बिल्कुल करीब पहुंच गए। ऊपर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी और कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। अदनान ने ट्रांसमीटर पर अपने साथियों को होशियार किया। ये आवाज़ ट्रांसमीटर बड़े मौके से काम आ रहे थे। बादबानी कश्ती से मट्टी लगकर बेआवाज़ दी किंग के नज़दीक पहुंच गई। सबसे पहली सीढ़ी से मैं और अदनान ऊपर चल पड़े। बस चारों तरफ से हमारे आदमी दी किंग पर चढ़े। बड़ी ही सनसनी हेज कैफियत थी। ये नहीं कहा जा सकता था कि रात को वहाँ समंदर पर निगाह रखने का माकूल बंदोबस्त किया गया था या नहीं। बहरहाल हम दोनों ऊपर पहुंच गए। उस तरफ कोई नहीं था। हमने इंतहाई बरकरफ्तारी से आगे बढ़कर एक ऐसी जगह की आड़ ली जहाँ से हम दूर दूर तक निगाह रख सकते थे। हमें अरशे की दाहिनी सिम के हिस्से में 2 अफराद टहलते हुए नजर आए। फिर ये हमारे आदमियों की बदनसीबी थी कि उनको बिल्कुल करीब ही उभरे थे। हमने उन दोनों को मोहतात होते देखा और जो ही हमारे पहले 2 आदमी अरशे पर पहुंचे, उन्होंने फायर खोल दिया। 2 दिल हराश चीखें स्टेन गन की आवाज़ों के दरमियान उभी और वो जो सब थे वो पहले ऊपर पहुंचे थे गालिबन मौत का शिकार होकर वापस समंदर में जा पड़े। लेकिन अब इंतजार का मौत नहीं था। मैंने स्टेन गन से फायरिंग की और उन दोनों को हलाक कर दिया। इसी वक्त हुक्म से 3-4 आदमी दौड़ते नजर आए। इस दौरान हमारा एक आदमी ऊपर पहुंच चुका था। फिर उसके पीछे दूसरा। दौड़ने वालों ने फ़ौरन ही फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन नए आने वाले गालिबन अपने 2 साथियों की हशर से आगाह हो चुके थे। चनाचे जल्दी से अरशे पर लेट गए। अलबत्ता अदनान की स्टेन गन से निकलने वाली गोली ने दौड़ने वालों को चाट लिया और ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगे। उसके बाद दी किंग के अरशे पर जगह जगह रोशनी होने लगी। फिर इसकी कुछ कैमरों से हम पर फायरिंग शुरू हो गई। रात के सन्नाटे में ये फायरिंग बेहद होलनाक महसूस होती थी। दी किंग पर भी सेठ जवार की काफ़ी अफराद मालूम होते थे और वो सब के सब स्टेन गनों से मुसल्लह थे। मेरी तरफ जो सीढ़ियाँ लगी थी उन पर से कुछ और आदमी ऊपर आए और अब अरशे पर हमारे आदमी की तादाद काफ़ी हो गई। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि हमें कोई ऐसी पोजीशन नहीं मिल रही थी जहाँ से हम कैमरों से होने वाली फायरिंग का मुकाबला कर सकते। इसलिए हम मुंतशिर हो गए और भागते दौड़ते निशाने लगा रहे थे। ये निशाने भी हम अंधाधुंध ही लगा रहे थे। मुझे इस बात का बड़ा कलक था कि मेरे 2 आदमी तो हलाक हो ही चुके हैं और जो यहाँ मौजूद हैं वो भी गैर महफूज हैं। मुझे नहीं पता था कि अदनान किस तरफ से निकल के गया है। चारों तरफ से होलनाक फायरिंग हो रही थी और कभी कभी इस फायरिंग में चीखें भी बढ़ जाती। मैंने एक लंबी छलांग लगाई और कैमरों के नज़दीक पहुँचने की कोशिश करने लगा। अरशे से नीचे जाने वाली सीढ़ी पर मुझे 2 आदमी नजर आए। उन्होंने मुझ पर स्टेन गन से फायरिंग खोल दी। बेशुमार गोलियां मेरे आसपास से निकल गई, लेकिन तकदीर यावर थी कि सही निशाना नहीं लगा, वरना मेरी दोनों टांगें तो गई थी। मैंने अंधाधुंध उन पर फायरिंग करते हुए नीचे छलांग लगा दी और बड़ी बुरी तरह लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। काफ़ी चोट लगी, लेकिन इस वक्त चोट पर ध्यान कौन देता है। सामने एक शख्स नजर आया और हम दोनों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस बार मैं फिर बच गया, जबकि मेरा शिकार नहीं बच सका। मैं अभी अंधाधुंध दौड़ रहा था। गालिबन ज़्यादातर लोग ऊपर ही मौजूद थे। यहाँ मुझे सिर्फ 3 आदमी से वास्ता पड़ा जिन्होंने बासानी शिकार कर लिया। और उसके बाद मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, रीटा कहाँ हो तुम? रीटा तुम कहाँ हो? मेरी इस आवाज़ का जवाब भी फ़ौरन ही मिल गया। कैबिन से रीटा की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू करी। दफातर ऊपर से कुछ और गोलियाँ मेरी तरफ लपकी और मैंने झुकाई देकर अपनी जान बचाई। फिर मेरी स्टेन गन से बहुत से शोरे निकले और एक कैबिन का दरवाज़ा बुरी तरह छलनी हो गया। उसके पीछे से दहाड़ती हुई आवाज़ें सुनाई देने लगी। गालिबन कैबिन के पीछे मौजूद आदमी ने दरवाजे में झड़ी करके मुझ पर फायरिंग की थी और मेरी जवाबी फायरिंग का शिकार हो गया था। मैं पागलों की तरह दौड़ता हुआ उस कैबिन की तरफ बढ़ गया जहाँ से रीटा के दर्द दरों दीवार पीटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने बाहर से कैबिन के दरवाजे पर जोरदार लात मारी। 3-4 लातें मारने के बाद दरवाज़ा खुल गया। रीटा अंदर मौजूद थी और बुरी तरह कँपा रही थी। बाहर होने वाली फायरिंग अब शदीद हो चुकी थी। मैंने रीटा से उसी हैरत पूछी, मैं ठीक हूँ जनाब, लेकिन आप? मैं प्रिंस दिलावर हूँ, मैंने कहा। चूँकि मैं गोताखोरी के लिबास में था, मेरे चेहरे पर भी मास्क से ढका हुआ था, इसलिए रीटा मुझे पहचान नहीं सकी। एंजल कहाँ है? बराबर वाले कैबिन में। उस कैबिन के दरवाजे को तोड़ना भी मेरे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। इस वक्त मेरी कैफियत अजीब सी हो रही थी। हालांकि दरवाजे इतने कमज़ोर नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें बुरी तरह धनक कर रख दिया। अंदर एंजल मौजूद थी। शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस खौफ से सफ़ेद पड़ी हुई थी। खौफज़दा निगाहों से मुझे देखा। डरो नहीं एंजल, मैं प्रिंस दिलावर हूँ, मैंने कहा और बुरी तरह चीखती हुई मुझसे लिपट गई। उसके बदन पर भी थरथरी तारी थी। बहुत होशियारी से हमें यहाँ से निकलना है एंजल, सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है, मैंने कहा। उसका बाजू पकड़ कर रीटा के दरवाजे पर आ गया। रीटा आओ, लेकिन बहुत होशियारी से वो दोनों मेरे साथ आगे बढ़ने लगी। मैं चारों तरफ से चौकन्ना था। हमारे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि जिस तरह भी मुमकिन हो सीढ़ी तक पहुंचे और नीचे उतर जाएं। चनाचे में उन दोनों को संभाले हुए हत्तल इम्कान गोलियों से बचता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा जिधर सीढ़ी लगी हुई थी। मुझे अंदाज़ा था कि सीढ़ी कहाँ पर है। दफातर मेरा एक आदमी दौड़ता मेरे पास पहुंचा और हाँफते लहजे बोला, आप नीचे उतरने की कोशिश करें, तो दोनों हाथीन को नीचे ले जाइए। मैं हालात संभाले हुए उसने कहा और एक तरफ फायरिंग करने लगा। एंजल संभल कर रीटा बहुत होशियारी से कोई लग्जिश ना होने पाए, मैंने चीख कर कहा। फिर रीटा और एंजल को सहारा देकर सीढ़ी तक पहुंचा दिया। वो बुरी तरह कांपती हुई नीचे उतर रही थी। सीढ़ी गश्ती से लगी हुई थी। मैं झुका उन्हें देखता रहा। उसके साथ साथ मेरी निगाहें चारों तरफ भटक रही थी। कई बार मुझे शोबे की बुनियाद पर फायरिंग करनी हुई, लेकिन यूँ लगता था जैसे अब वहाँ ज़्यादा लोग बाकी ना रह गए हों। कभी कभी चीखों की आवाज़ें उभरने लगती
फिर जब मैंने देखा कि रीटा और एंजल कश्ती में पहुंच चुके हैं तो मैंने एक ज़ोरदार आवाज़ लगाई, अदनान काम हो गया है, वापस आओ। दूसरे लम्हे चारों तरफ से सीटियाँ बजने लगी। मैंने अपने आदमी को भाग दौड़ कर करते हुए देखा, वो शायद उन जख्मियों को भी उठा रहे थे जो जहाज़ के अर्शे पर मौजूद थे। शनाख्त मुश्किल नहीं थी क्योंकि हमारे तमाम आदमी गोताखोरी के लिबास में मलबूस से बाहर सूरत उन लोगों को तकदीर के रहमो करम पर छोड़कर मैं खुद भी नीचे उतर गया और मैं बादबानी कश्ती मुझे लेकर फ़ौरन चल पड़ी। इस कश्ती में चूँकि एंजल और रीटा थी इसलिए उसका प्रिंस दिलावर तक पहुंचना ही बहुत ज़रूरी था। हम प्रिंस दिलावर पर पहुंच गए, वहां से हमें ऊपर ले जाने का माकूल बंदोबस्त रीटा और एंजल को प्रिंस दिलावर पर पहुंचा दिया गया। फिर मैं भी अर्शे पर पहुंच गया। मैं मुस्तरिब होने लगा। मेरा ख्याल था कि अदनान को इस सिलसिले में भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बाहर तो अदनान रहमत नहीं था। चंद ही लम्हात के बाद मैंने विक्टोरिया की लाइटों को टूटते हुए देखा। उनकी जानिब फायरिंग की गई थी, निशानी बड़ी कामयाबी से लगाए गए थे। विक्टोरिया से भी उनकी कश्ती पर कुछ फायर हुए, पता नहीं उन लोगों को कामयाबी हुई थी या नहीं। बाहर सूरत कश्तियाँ तेज़ रफ्तारी से एक से बढ़ रही थी। मैंने एक अजीबोगरीब बात महसूस की थी, वो ये कि कश्तियाँ प्रिंस दिलावर की तरफ नहीं आ रही थी। सिर्फ 2 कश्तियाँ ऐसी थी जो एक लंबा चक्कर करके प्रिंस दिलावर की तरफ बढ़ रही थी। मेरे एक और मंजर निगाहों के सामने आया। दफातर उन कश्तियों में होलनाक धमाके होने लगे। ये धमाके शायद बम के थे। कश्तियों के टुकड़े उड़ रहे थे। मेरा दिल हून हो गया। ये क्या हो रहा था, ये क्या हो गया था? ये सूरत हाल मेरी समझ में नहीं आई। वो दोनों कश्तियाँ जो एक लंबा चक्कर लेकर प्रिंस दिलावर तक पहुँची थी अब नज़दीक आ गई थी। फिर उन पर से जख्मियों और लाशों को प्रिंस दिलावर पर पहुँचाया जाने लगा। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद अदनान मेरे पास पहुंचा। उसे अपने जवानों की तादाद की गिनती की। 7 आदमी हलाक हुए थे और 6 जख्मी। तमाम लाशों को एक जगह जमा किया जाने लगा। फिर प्रिंस दिलावर से एक बड़ा स्टेमर नीचे उतारा गया। दूसरी जानिब बहरी फ़ौज की कश्ती लांचों की रोशनियां नज़र आ रही थी। बहरी फ़ौज यकीनन दी किंग तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। यकीनन उन्हें इत्तला दी गई थी। हमारी जिंदा बच जाने वाले जवानों ने फ़ौरन लिबास तब्दील किया और जहाज़ के अमले के लोगों की हैसियत इख्तियार कर ली। फिर प्रिंस दिलावर पर अपनी रोशनी कर दी गई और सर्च लाइटें समंदर पर घूमने लगी।